हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संजीवनी सीरीज। बच्चा लोग, नेक्स्ट चैप्टर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। यस, मतलब हम बात करने वाले हैं इसमें डिविडेंड के बारे में, राइट। सो फ्रेंड्स, एज यू नो, इसमें सेक्शंस कवर होते हैं फ्रॉम सेक्शन 123 टू 127 एंड और भी छोटे मोटे आसपास का कंटेंट जो आपने ICSI मॉडल में दिया हुआ है, करेक्ट। यस, तो आप देख रहे हो यहाँ पे सेक्शन 123 टू 127, देन सेक्शन 2 clause 35, that is your definition, correct, and then you can see company's declaration and payment of dividend rules 2014। आगे चलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे in the beginning they have just given you the introduction, right? You can see the meaning of dividend, definition of dividend, right? Dividend आपको पता है, it's coming from the Latin term dividendum। यहाँ पे clause 35 में इसको एक्सप्लेन किया है। एंड बच्चा लोग, ये जो डिविडेंड है वो क्या है, आप सबको पता है। डिविडेंड इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी, जो दिया जाता है, बांटा जाता है, राइट। डिविडेंड इज समथिंग विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर्स ऑफ कंपनी। आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है, SS3 defines dividend as to mean a distribution of any amount to the members out of the profits and whenever permitted out of free reserves available for the same। डिविडेंड किसी भी टाइप का अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन है जो दिया जाता है आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। अरे शेयर होल्डर्स कौन है? ओनर्स है ना। तो अगर कंपनी प्रॉफिट कर रहा है तो क्या ओनर्स को हिस्सा मिलना चाहिए? यस। सो इट इज एनी अमाउंट गिवन टू द मेंबर्स ऑफ कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट्स। एंड जहां पे भी परमिट किया है, समझो फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया पर्टिकुलर ईयर में, तो भी आउट ऑफ रिजर्व्स, दैट इज आउट ऑफ द पास्ट प्रॉफिट्स, दैट इज आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, हम डिविडेंड बांट सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट। अब आगे इफ यू सी योर पहला सेक्शन, यहाँ पे देखो, ये बहुत ही इंट्रोडक्शन लेवल पे इंटरेस्ट और डिविडेंड के बारे में डिफरेंस बताया है, जो पहले भी आप 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ते थे। फिर बच्चा लोग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड। यस, वन इज फाइनल डिविडेंड एंड दूसरा है इंटरम डिविडेंड। यस, फाइनल डिविडेंड। बच्चा लोग, फाइनल डिविडेंड क्या होता है? तो फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द मेंबर्स एट एनुअल जनरल मीटिंग, राइट। डिक्लेयर कौन करता है फाइनल डिविडेंड? मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं। एंड उसको रिकमेंड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड एंड डिक्लेयर्ड बाय द मेंबर्स इन AGM। इंटरम डिविडेंड, यस, इंटरम डिविडेंड इज अ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी बिटवीन 2 AGM। मतलब इंटरम डिविडेंड AGM में डिक्लेयर नहीं होता, इट इज डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईयर और आफ्टर द ईयर इज ओवर, आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर इज ओवर बट बिफोर AGM, इसलिए उसको कहते हैं इट इज डिक्लेयर बिटवीन 2 AGMs, ठीक है। अच्छा, पावर टू डिक्लेयर डिविडेंड, तो आप देखते हो फाइनल डिविडेंड कौन रिकमेंड करता है? बोर्ड। एंड उसको डिक्लेयर कौन करता है? मेंबर्स ऑफ द कंपनी। एंड इंटरम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? इट इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सिंपल। कौन से मीटिंग में फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है? तो इट इज डिक्लेयर्ड इन AGM एंड इंटरम डिविडेंड इन द बोर्ड मीटिंग, राइट। कब डिक्लेयर होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, right, and either it is declared on the basis of provisional financial statements or estimates, that is during the year or after the year is over but before AGM, right. Frequency of payment, so final dividend can be paid only once in a financial year and interim dividend can be paid for more than once in a financial year also, right. Source of payment, तो बच्चा लोग, final dividend can be paid out of profits earned in the previous financial year, राइट। एंड ये जो अपना आप देख रहे हो, दैट इज इंटरम डिविडेंड के सोर्स, ये 3 अलग है। दैट इज आउट ऑफ द सरप्लस इन P&L अकाउंट, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच द डिविडेंड इज प्रपोज्ड टू बी डिक्लेयर्ड, या फिर आउट ऑफ द प्रॉफिट जनरेटेड बाय द कंपनी टिल द क्वार्टर एंड प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे जो डिविडेंड की बात हो रही है, कहां से पैसा दिया जाएगा उसके बारे में बात हो रही है। हाउएवर ये बातें वापस नीचे आने वाली है। उसके बाद क्वांटम ऑफ डिविडेंड, क्वांटम स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी, राइट। मेंबर्स कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड ओवर एंड अबव द अमाउंट रिकमेंडेड बाय बोर्ड। यस, आपको मैंने बताया था कि भाई मेंबर्स जो है वो डिक्लेयर करते हैं फाइनल डिविडेंड, राइट। बट लेकिन मेंबर्स जो है वो ज्यादा डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? जो बोर्ड ने रिकमेंड किया रहेगा उससे ज्यादा डिक्लेयर कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, ठीक है। एंड यहाँ पे इट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एट अ रेट हायर देन द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। यहाँ पे लिमिट कैसी है? पिछले 3 साल में जो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा उसका एवरेज निकाल लो।
एंड जो एवरेज आएगा उससे ज़्यादा आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर बच्चा लोग यहाँ पे फाइनल डिविडेंड एंड इंटरम डिविडेंड को फिर से समझाया है, यू कैन गो थ्रू दिस वंस, वी हैव ऑलरेडी जस्ट नाउ वी हैव रिवाइज दैट, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ। तो बच्चा लोग अपना पहला सेक्शन है सोर्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सेक्शन 123। तो वेरी सिंपल पॉइंट बच्चा लोग, कंपनी या तो डिविडेंड पे करता है आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी, राइट, या तो आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, दैट इज आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट या तो आउट ऑफ द पास्ट ईयर प्रॉफिट। ये दो मेन होते हैं, राइट। एंड ऑल्सो इट कैन बी पेड आउट ऑफ द मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन परसुएंस ऑफ अ गारंटी गिवन बाय सच गवर्नमेंट। यस, तो या तो करंट ईयर प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जाता है, या तो पास्ट ईयर प्रॉफिट जिसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं, इट इज प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बेसिकली, एंड तीसरा आउट ऑफ द मनी विच इज गारंटीड बाय गवर्नमेंट, कि भाई गवर्नमेंट पैसा देगा, राइट, फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो ये तीन सोर्स होते हैं डिविडेंड के डिक्लेरेशन के, ठीक है। सो ये तो हो गया बच्चा लोग। आगे देखो सेम चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, सोर्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। यस, तो बच्चा लोग अब देखते हो यहाँ पे क्या बोला है, फिर से वही चीज जो ऊपर बॉक्स में लिखी थी वो यहाँ पे रिपीट हुई है, सोर्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तो आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर दैट ईयर, ठीक है। एंड दूसरा आता है, एंड आपको पता है ना जब भी हम डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड तो अपन पहले उसको डेप्रीसिएशन जो है उसको अपन एडजस्ट पहले कर लेते हैं, सो आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन, ओके। सो ये आपका हो गया पहला सोर्स, दैट इज नथिंग बट करंट ईयर प्रॉफिट। दूसरा आता है बच्चा लोग आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और ईयर्स अराइव्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रीसिएशन, मतलब ये हो गया पास्ट ईयर प्रॉफिट, करेक्ट। एंड तीसरा बच्चा लोग बोला है आउट ऑफ द मनी विच इज प्रोवाइडेड एंड गारंटीड बाय द गवर्नमेंट्स, ये हो गया, ठीक है, ओके। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ये काय का एक्सप्लेनेशन है, ये यहाँ पे लोग आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं फ्री रिजर्व्स में, बिकॉज आपको पता है हम पास्ट ईयर प्रॉफिट्स जब भी डिविडेंड देंगे तो पास्ट ईयर प्रॉफिट्स विच इज अ पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व्स, राइट। तो बच्चा लोग फ्री रिजर्व्स में क्या आएगा क्या नहीं आएगा यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है, क्या चीज को इंक्लूड करना है क्या चीज को एक्सक्लूड करना है। बेसिकली यू कैन रेफर डेफिनेशन ऑफ फ्री रिजर्व्स फॉर दैट, सेक्शन 2 क्लॉज 43, ठीक है। चलिए अभी आपने देखा यहाँ पे दोनों पॉइंट्स में, दैट इज इन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, दोनों में अपन ने बोला भाई आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन, आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन, राइट। तो कितना डेप्रीसिएशन एडजस्ट करके हम डिविडेंड बांट सकते हैं, तो आंसर इज डेप्रीसिएशन शैल बी प्रोवाइडेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल 2 में जितना बोला है डेप्रीसिएशन उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो दैट इज द पॉइंट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। सो ये तीन सोर्स ऑफ डिविडेंड हो चुके हैं, राइट। बच्चा लोग यहाँ पे ऐसे और एक इंपॉर्टेंट चीज बोला है, दैट इज अ कंपनी शैल ऑल्सो नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड इफ कंपनी हैज मेड डिफॉल्ट इन द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और क्रिएशन ऑफ DRR। अगर कंपनी ये इसमें से कोई भी अगर डिफॉल्ट करेगा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और क्रिएशन ऑफ CRR, राइट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन करंट और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरेस्ट देयर ऑन, एंड इफ द डिफॉल्ट इज सबसिस्टिंग। तो अगर ये चार आप देख रहे हो, अगर इसमें से कोई भी डिफॉल्ट अगर कंपनी ने किया है तो बच्चा लोग कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता, ठीक है। और एक बात याद रखना, दैट इज नो कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस कैरीड ओवर द प्रीवियस लॉसेस and depreciation not provided in the previous year or the years are get set off against the profit of the company for the current year. What is that? मतलब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगा। अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता है तो पहले पास्ट लॉसेस को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, प्रीवियस लॉसेस को भी एडजस्ट करके ही कंपनी क्या करेगा, डिविडेंड दे सकता है। बेसिकली मैं आपको अगर बताऊं, इफ कंपनी इज डिक्लेयरिंग डिविडेंड आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट, तो कंपनी उसमें से पहले एडजस्ट क्या करेगा, डेप्रीसिएशन, फिर क्या एडजस्ट करेगा बच्चा लोग, पास्ट ईयर लॉसेस। बिकॉज अभी करंट ईयर में जो प्रॉफिट है, ये जो खुशियां हैं, ये अभी की खुशियां हैं, लेकिन पहले के गमों का क्या, मतलब पहले जो लॉसेस थे, पहले जो जख्म खाए थे, उस सब का क्या होगा। तो बच्चा लोग पहले आप क्या करेंगे, पहले के जख्मों को भरेंगे, समझ में आया, पास्ट लॉसेस को एडजस्ट करेंगे, डेप्रीसिएशन एडजस्ट करेंगे, एंड सर्टेन परसेंटेज शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व्स ऑल्सो, क्योंकि आज ये अभी खुशियां हैं लेकिन आगे के गमों का क्या,
आने वाला टाइम खराब आया, कंपनी को पैसे की नीड आएगी, बिकॉज आज जो ये प्रॉफिट हुआ है करंट ईयर प्रॉफिट, ये सारा का सारा बांट दे। अरे सारा बांट दोगे तो फ्यूचर में मांगने निकलना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आप क्या करो, डेप्रिसिएशन एडजस्ट करो, फिर आप पास्ट लॉसेस एडजस्ट करो एंड सर्टेन परसेंटेज को रिजर्व में डाल दो। जब ये हो जाएगी सारा चीजें एडजस्ट, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसमें से आप बांट सकते हैं डिविडेंड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है? सो ये हो गया अपना, यस ये सारा एडजस्ट करके आप बांट सकते हैं। एंड और एक बात याद रखना, ये सारी चीज अगर डिफॉल्ट किया होगा आपने इसमें से किसी में भी, तो फिर डिविडेंड आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है? सो आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बच्चा लोग, यस आप देख रहे हो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है फ्री रिजर्व्स का, बिकॉज जब भी अपन बात करते हैं डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द पास्ट प्रॉफिट्स। तो पास्ट प्रॉफिट्स कौन सा? पास्ट प्रॉफिट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व्स, राइट? तो यहाँ पे फ्री रिजर्व्स का एक बार आपको गो थ्रू करना है डेफिनेशन, ठीक है? आगे बच्चा लोग, आगे जो है अपना नेक्स्ट पार्ट दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। जो मैंने आपको अभी अभी बोला कि कंपनी क्या करेगा, कंपनी बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन एनी फाइनेंशियल ईयर विल ट्रांसफर such percentage of its profits for that financial year as it may consider appropriate to reserves of the company। सर्टन परसेंटेज को ट्रांसफर कर देगा रिजर्व्स में। अच्छा कितना परसेंट? तो दैट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, ठीक है? जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे उतना परसेंटेज वो ट्रांसफर कर देगा। एंड और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बच्चा लोग, दैट इज कंपनी शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स। कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स पर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगा अगर कंपनी ने किसी भी तरह का नॉन कंप्लायंस किया है प्रोविजंस रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स till such time the deposits accepted have been repaid with interest in accordance with the terms and conditions of agreement entered with the depositors। बेसिकली कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता अगर कंपनी ने एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स को नॉन कंप्लायंस किया है। समझ में आ रहा है? मतलब उनको पैसा रीपे नहीं किया है या उस पर जो इंटरेस्ट रीपे करते हैं वो पे नहीं किया एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अग्रीमेंट एंटर्ड विद द डिपॉजिटर्स। समझ में आ रही है बात? यस तो आप पहले उनका सारा पैसा चुका दो विद इंटरेस्ट, उसके बाद आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, राइट? तो एक बात यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे मना किया है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ये आप नहीं कर सकते। करेक्ट फ्रेंड्स? तो ये तो अभी तक अपन बात कर रहे थे करंट ईयर प्रॉफिट्स के बारे में, डिविडेंड दिया आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। लेकिन बच्चा लोग अगर कंपनी ने करंट ईयर में प्रॉफिट किया ही नहीं है तो सो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ लॉस और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट। अगर कंपनी का करंट ईयर में लॉस है, अगर कंपनी ने करंट ईयर में सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं किया है तो क्या होगा? तो बच्चा लोग उसके लिए कंपनी फिर भी डिविडेंड, मुझे एक बात बताइए क्या डिविडेंड डिक्लेयर करना कंपलसरी है? तो आंसर इज नो। डिविडेंड देना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ देना चाहिए वो ठीक है, लेकिन देना जरूरी है क्या? नो। क्या डिविडेंड देना कंपनी की लायबिलिटी है? क्या ये कंपनी का ऑब्लिगेशन है? तो बच्चा लोग जनरली इट इज नॉट द ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी टू डिक्लेयर डिविडेंड, बट एक बार अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, बोलो वापस मेरे साथ क्या बोला? एक बार अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया देन इट बिकम्स द लायबिलिटी ऑफ कंपनी टू डिक्लेयर डिविडेंड। अब देना पड़ेगा। समझ में आया? यस यू कैन सी हियर, अगर कंपनी ने बोल दिया कि भाई डिक्लेयर कर दिया तो अब तो देना पड़ेगा। तो यहां पे वही मैं पूछ रहा हूं भाई, अगर कंपनी का समझो लॉस हो जाता है तो क्या कंपनी डिविडेंड देगा? तो जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर देना चाहे तो दे सकता है। सर लेकिन देना क्यों चाहता है? अरे इन्वेस्टर्स को, मेंबर्स को खुश करने के लिए, राइट? उनका ट्रस्ट रीगेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए। मतलब भाई उनके दिमाग में शांति हो कि भाई हमारा जो कंपनी है वो सही है, भले ही लॉस किया है लेकिन कंपनी एक अच्छे पोजीशन में है कि कंपनी डिविडेंड बांट रहा है। समझ में आ रहा है? तो कंपनी, लेकिन सर पैसा लाएगा कहां से इफ कंपनी ने लॉस किया है? तो वही तो मजा है कि कंपनी करंट ईयर प्रॉफिट में से भी दे सकता है डिविडेंड और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट में से भी दे सकता है डिविडेंड। अगर करंट ईयर प्रॉफिट में से दे रहा है तो एज आई टोल्ड यू वो तीन चीज माइनस करके आप दे सकते हो। लेकिन अगर कंपनी पास्ट प्रॉफिट्स में से अगर डिविडेंड दे रहा है, पास्ट प्रॉफिट्स व्हिच इज द पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व्स, फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व्स, तो इन दैट केस कंपनी कैन गिव डिविडेंड yes by following rule 3 of company's declaration and payment of dividend rules 2014। yes rule 3 specify करता है कि in the event of inadequacy or absence of profit in a year company can declare dividend out of
फ्री रिजर्व्स, लेकिन कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मतलब बच्चा लोग हम डिविडेंड कहां से दे रहे हैं, फ्री रिजर्व से दे रहे हैं। कहां से दे रहे हैं हम लोग डिविडेंड, फ्री रिजर्व्स में से दे रहे हैं। समझ में आ रही बात, यस। तो बच्चा लोग लेट्स सी क्या रूल है फ्री रिजर्व्स में से डिविडेंड देने का, ठीक है, लेट्स सी। सो बच्चा लोग क्या रूल्स है, चलो देखते हैं। फ्री रिजर्व्स में से अगर कंपनी को डिविडेंड देना है तो 4 पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप पैसा कहां से निकाल रहे हो, फ्री रिजर्व से निकाल रहे हो, करेक्ट। तो बच्चा लोग फ्री रिजर्व्स में आप कितना पैसा, देखो यहां पे रूल लिखा है, इट शैल नॉट एक्सीड द एवरेज रेट एट विच, पहला पॉइंट क्या बोलता है, रेट ऑफ डिविडेंड। देखो क्या लिखा है कि आप मैक्सिमम कितना डिविडेंड दे सकते हो पास्ट प्रॉफिट्स में से, राइट। So the rate shall not exceed the average rate of dividend which was declared by it in the 3 preceding financial years. समझ में आया, मतलब आपको क्या करना है, पिछले 3 साल में कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है पहले वो पता लगाओ, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ ईयर 1 प्लस परसेंटेज ऑफ ईयर 2 प्लस परसेंटेज ऑफ ईयर 3 डिवाइड बाय 3। तो आप यहां पे जो परसेंटेज लाएंगे आंसर में, ये आपका क्या मिल गया, आपको एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड मिल गया, करेक्ट। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड मिल गया जो कंपनी ने डिक्लेयर किया था 3 साल में, उसका एवरेज निकाल लिया आपने, राइट। तो ये जो आपको परसेंटेज मिला, ये आपका क्या मिला है बच्चा लोग, दिस इज द मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड व्हिच कंपनी कैन डिक्लेयर फ्रॉम द पास्ट प्रॉफिट। समझ में आया बात, यस। मैक्सिमम इतना कंपनी परसेंट डिक्लेयर कर सकता है पास्ट प्रॉफिट्स में से, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, ओके। चलो फाइन। अब बच्चा लोग अपन पैसे दे कहां से रहे, पास्ट प्रॉफिट्स में से, मतलब पैसा निकालोगे कहां से, फ्री रिजर्व्स में से, राइट। मैं लाया हूं आपके लिए फ्री रिजर्व्स, ये रहा फ्री रिजर्व्स। ये देखो, आपने कभी फ्री रिजर्व देखा नहीं होगा फिजिकली, ये देखो ये रहा फ्री रिजर्व्स। मैं लाया हूं आपके लिए फ्री रिजर्व्स, दिस इज फ्री रिजर्व्स, यस। सेक्शन 2 क्लॉज 43, यस। पैसा कहां से निकालेंगे बोलो, फ्री रिजर्व से निकालेंगे ना, ये रहा फ्री रिजर्व्स। क्या बोला है, चलो रूल को समझते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, देखो, अमाउंट टू बी विड्रॉन। बच्चा लोग फ्री रिजर्व्स में जो पैसे होते हैं, क्या काय के पैसे होते हैं इसके अंदर, पास्ट प्रॉफिट्स के पैसे होते हैं कि नहीं बोलो, यस। पास्ट प्रॉफिट्स में से आप डिविडेंड दे रहे हो, तो बच्चा लोग इसके अंदर जितने भी पैसे हैं सारे के सारे बांट दे क्या डिविडेंड में, बोलो सारा का सारा बांट दे क्या, ये बोलो खाली कर दूं क्या, बांट दे सारा का सारा निकाल के बांट दे क्या, अरे नहीं, सारा नहीं बांटना है, अरे पूरा खाली कर देगा तो कैसे चलेगा, इसके भी कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है बच्चा लोग, आप जो टोटल अमाउंट इसमें से निकाल सकते हैं, आप जो टोटल अमाउंट इसमें से निकाल सकते हैं उस पे लिमिट है बॉस। तो सारा मत लो, रख दो वापस। समझ में आ रहा है कितना लिमिट आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला है टोटल अमाउंट टू बी विड्रॉन, उस पर लिमिट क्या है 10%, यस। द अमाउंट जो आप निकाल रहे हो फ्री रिजर्व्स में से, दैट शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द सम ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स as appearing in the last audited financial statement। आप समझ रहे हो, what is the maximum limit जो आप निकाल सकते हो, 10%। 10% का है का, कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का, ये दोनों का 10% निकालो, जो आंसर आएगा that is the maximum amount what you can withdraw from free reserves। बात समझ में आ रहा है, चलो 10% तो निकाल दिया, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल निकाल सकते हैं ना। चलो भाई मैंने गिन लिए पैसे और मैंने क्या कर दिया है, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स पैसे इसमें से मैंने निकाल लिए घड़े में से। आप समझ रहे हो फ्री रिजर्व्स क्या है, सोने का घड़ा है बहुत, सोने का घड़ा, यस। बहुत पैसे होते हैं इसके अंदर, बिकॉज ये कहाँ के पैसे हैं, पहले के सेविंग्स के पैसे, और भी होंगे और भी होंगे, ये रहे आप देख रहे हो, यस। तो बच्चा लोग आपको क्या करना है, आप इसमें से कितना निकाल सकते हो बोलो, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। चलो मैंने निकाल लिए, लेकिन बात तो ये सारा बांट दूं क्या, नहीं, ये बांट दूं डिविडेंड में, नहीं। और एक पॉइंट है, थर्ड पॉइंट भी है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, देखो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आपने जो पैसे रिमूव किए हैं फ्री रिजर्व से, यस, आपको क्या करना है, सबसे पहले यू शुड फर्स्ट यूटिलाइज दिस मनी टू सेट ऑफ the loss incurred in the financial year in which the dividend is proposed to be declared। मतलब ये जो पैसे हैं, ये जो खुशियां हैं, ये कभी की है बच्चा लोग, ये खुशियां कभी की है, ये तो पहले की खुशियां हैं। आप पास्ट प्रॉफिट्स में से डिविडेंड क्यों बांट रहे हैं, बिकॉज करंट ईयर में लॉस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने पैसे निकाल तो लिए, लेकिन आपको पहले इसमें से
करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करना पड़ेगा। करंट ईयर का लॉस पहले आप इसमें से निकाल के साइड में रख दो। कुछ बात समझ में आ रहा है? तो थर्ड पॉइंट एडजस्ट हो गया, ठीक है। चलो अब फोर्थ पॉइंट कहता है कि देखो भाई, आपने जो अमाउंट निकाला है घड़े में से, कितना निकाला आपने? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। समझ में आ रही है बात? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, आपने वो निकाला पैसा। अब आप क्या करें, सारा का सारा पैसा बांट दोगे क्या? नहीं, यहां पे ऐसे बोला है बच्चा लोग कि पैसे निकालने के बाद बांट मत दो, घड़े में झांक के देखो कि भाई विड्रॉवल के बाद कितना अंदर बचा है, अंदर झांक के देखो। अरे चलो चलो आओ सारे आओ, आप भी देखो कि अंदर बचा कितना है घड़े में। घड़े से आवाज आ रही है, ओ अंदर पैसे हैं। सुनना मैं क्या बोल रहा है, पैसे निकाल लिए, फिर घड़े में जाके के देखो कि बचा कितना। ये पैसे निकालने के बाद 10% निकाल दिया अपन ने, उसके बाद बचा कितना? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स निकाला है ना, उसके बाद जाके देखो बचा कितना। क्यों ऐसा देखना है? बिकॉज फोर्थ पॉइंट कहता है कि मिनिमम बैलेंस तो घड़े में मेंटेन रहना चाहिए। विड्रॉवल के बाद फ्री रिजर्व्स में, यस, द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स शैल नॉट फॉल बिलो 15% of paid up share capital of the company. Yes, as per the latest or audited financial statement. कि भाई घड़े में एटलीस्ट 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, खाली यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल लेना है आपको, फ्री रिजर्व्स नहीं, ठीक है। तो आपने जब पैसे विड्रॉ किए थे वो 10% वाले जो अलाउड है, उसमें से बाद में बांटना है क्या? सीधा बांट दे? नहीं, पहले जाग के देखो घड़े में कितने बचे। तो बच्चा लोग, जब मैंने घड़े में जाग के देखा तो उसमें 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल पैसे नहीं बच रहे हैं। तो यहां पे क्या बोला था फोर्थ पॉइंट में कि भाई 15% बैलेंस तो बचना ही चाहिए। तो क्या लगता है आपको, इधर बैलेंस बच रहा है क्या 15%? नहीं। तो क्या मैं ये अमाउंट बांट सकता हूं? नहीं, क्योंकि आपको पहले 15% बैलेंस तो मेंटेन रखना ही पड़ेगा। आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पे 3 चीज कितनी इंपॉर्टेंट थी? क्या कि भाई आप मैक्सिमम कितना पैसा निकाल सकते हो घड़े में? दैट वाज 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। फिर पैसा निकालने के बाद क्या बांटना है? नहीं, पहले आप क्या करोगे? करंट ईयर लॉस को एडजस्ट करोगे, एंड उसके बाद ही बांटना नहीं, आप पहले क्या करोगे? घड़े में 15% बैलेंस बचता है कि नहीं, पहले वो देखोगे। तो मैंने झांक के देखा बच्चा लोग, घड़े में 15% बैलेंस नहीं बच रहा है। तो ये पैसे का मुझे क्या करना पड़ेगा? पैसे मुझे वापस डाल देने पड़ेंगे। सारे डाल दूं? अरे नहीं, खाली 15% बैलेंस बचे उतना रखो। 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल जो अमाउंट है, उतना बैलेंस अपने को इसमें मिनिमम मेंटेन रखना है, समझा आपको? तो मैं पैसा इसके अंदर थोड़ी डाल देता हूँ वापस। हुआ 15%? नहीं हुआ 15%? नहीं, और थोड़ा सा बच रहा है, थोड़ा सिक्के भी डाल सकते हैं। हुआ 15%, थोड़े और, अब हो गया 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल भी अपन ने मेंटेन कर दिया। अब समझ रहे हो? अभी जो मेरे हाथ में पैसे हैं, क्या ये सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करके आए हैं? यस। तो बच्चा लोग, क्या ये अमाउंट मैं बांट दूं? तो बच्चा लोग बांट तो सकते हैं, राइट। खाली एक बात का ध्यान रहे कि यहाँ पे जो आपको मैक्सिमम अमाउंट आया है, मैक्सिमम जो लिमिट लॉ ने दी है फर्स्ट पॉइंट में, यस, इसलिए उसको अलग से आपने ब्लू में लिखा है। फर्स्ट पॉइंट में जो यहाँ पे ये क्या मिला आपको? दिस इज योर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो आप बांट सकते हैं आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स। तो वो देख लो, और आपका जो अभी अमाउंट ये सारे तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करके जो आया है अमाउंट, उसको देख लो। तो जब मैंने देखा कि ये जो मेरा अमाउंट है, ओह नो, दिस इज एक्सीडिंग द मैक्सिमम लिमिट, फर्स्ट पॉइंट वाला, तो मैं क्या बांटू? मैं इतने बांट सकता हूं क्या? हाँ, इतने मुझे आंसर आया है आफ्टर सेटिस्फाइंग पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4। मुझे इतना आंसर आया है, इतने में बांट सकता हूं, है कि नहीं? लेकिन लॉ क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि भाई तुम मैक्सिमम इतना ही बांट सकते हो। तो वो जो लिमिट है वो इतनी नहीं है, तो मुझे लिमिट से ज्यादा तो मैं दे नहीं सकता, तो मुझे पैसे थोड़े कम कर लेने पड़ेंगे। कम कर दिए। क्या अब ये सेटिस्फाई हो रहा है? यस। तो क्या ये अमाउंट अब मैं बांट सकता हूं डिविडेंड में? तो आंसर इज यस, अब मैं बांट सकता हूं। आपको समझ में आया किस तरीके से फ्री रिजर्व्स में आपको एडजस्टमेंट करना है, किस तरीके से आप पैसे गिन गिन कर आप किस तरीके से एडजस्ट कर करके डिविडेंड बांट सकते हो आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। आपने कभी फ्री रिजर्व्स देखा नहीं होगा, है कि नहीं? आज पहली बार लाइव ऑनलाइन सारे बच्चे क्या देख रहे हैं? फ्री रिजर्व्स देख रहे हैं। किस तरीके से एडजस्टमेंट होता है वो देख रहे हैं, है कि नहीं? चलो ठीक है, फ्री रिजर्व्स रख देते हैं साइड में और इस चैप्टर को आगे लेके जाते हैं, है कि नहीं? चलो बच्चों,
तो रूल 3 आप आई होप सबको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए फिर, सो व्हाट इज नेक्स्ट। तो अपन ने करंट ईयर प्रॉफिट देखा, पास्ट ईयर प्रॉफिट देखा, किस तरीके से डिविडेंड की ट्रीटमेंट होती है वो अपन ने देखा। ये कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हैं आईसीएसआई मॉडल में, इसे आप जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। यस, फिर बच्चा लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी आप लोग एफएम में पढ़ते हैं इसको, राइट। ये इसको आप एक बार से रीड कर सकते हैं, छोटा सा टॉपिक, राइट। अपन अपने सेक्शंस पे वापस आ जाएंगे। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे क्या बोला है, डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एंटाइटलमेंट टू डिविडेंड। अब यहां पे देखो क्या लिखा है बच्चा लोग, कंपनी में क्लोज इट्स रजिस्टर और फिक्स अ रिकॉर्ड डेट फॉर डिसाइडिंग द एंटाइटलमेंट टू रिसीव डिविडेंड। आपको पता है कंपनी अपने ROM को बंद रखता है ताकि वो अपना डिविडेंड का जो है वो हिसाब किताब करके डिक्लेयर कर सके अपने मेंबर्स को। सेबी LODR रेगुलेशन नंबर 60 क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स फॉर फिक्सिंग ऑफ रिकॉर्ड डेट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। All shareholders on record date, irrespective of holding of shares, shall be eligible to receive dividend. सारे रिकॉर्ड डेट जो डिसाइड होती है उस दिन जो भी हमारे कंपनी का सारे जो शेयर होल्डर्स है सबको डिविडेंड दिया जाता है, करेक्ट। इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी में क्लोजेस ROM by complying with the provisions of section 91 of the act. ROM, yes, ROM को बंद रखने के भी रूल्स हैं, आप मेंबरशिप वाले चैप्टर में उसको पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आता है पर्सन्स एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड, हु ऑल आर एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड। तो सबसे पहले आता है रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, मतलब वो शेयर होल्डर जिसका नाम कंपनी के ROM में लिखा है। देन अगर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर की डेथ हो जाए तो किसको मिलेगा, तो उसके नॉमिनी को मिलेगा। अगर सिंगल शेयर होल्डर है तो उसके नॉमिनी को। अगर जॉइंट शेयर होल्डर है, जैसे A and B बोथ आर होल्डिंग द शेयर्स जॉइंटली, समझ में आ रहा है, A and B बोथ आर होल्डिंग द शेयर्स जॉइंटली, तो बच्चे लोग दोनों के मरने के बाद नॉमिनी को मिलेगा। यस, नॉमिनी को मिलेगा, यस, दैट इज, बट दैट इज ऑन द बोथ ऑफ देम डाइज, राइट, तो मिलेगा नॉमिनी को। अगर एक मर गया तो दूसरे वाले को मिलता है, सर्वाइविंग फर्स्ट मेंबर को मिलता है, एंड अगर दोनों मर जाते हैं तो नॉमिनी को मिलता है, ठीक है। अगर कंपनी का मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया या फिर अगर कंपनी का मेंबर कंपनी है तो उसकी लिक्विडेशन अगर हो जाती है तो डिविडेंड मिलेगा असाइनी को या फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर को, ठीक है। यस, तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए पर्सन रखा है तो अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर में पैसा चले जाएगा, एंड अगर कोई नहीं है तो पैसा शैल बी गिवन टू IEPF, आप जानते हो, इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा डाल दिया जाएगा। तो ये सेम चीज को आप देख रहे हो यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में भी रिपीट किया है। आगे, यस यू नो, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये भी एक टाइप होता है, क्लासिफिकेशन होता है डिविडेंड का, जिसको अपन कहते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इक्विटी डिविडेंड। बट इफ आई गो थ्रू ऑल दिस पॉइंट्स आई कैन टेल यू कि प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड विच इज पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड एंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, है कि नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है, यही तो इनका मतलब होता है, दे एंजॉय प्रेफरेंस, करेक्ट। यस, तो ये बहुत ही कॉमन चीज है। सेम अभी अपन को इक्विटी शेयर होल्डर्स भी मिलने वाला है यहाँ पे। यस, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, डिविडेंड इन केस ऑफ बेनिफिशियल ओनर। तो आप देखते हो ये सारे सेक्शंस जो है 89, ये ऑलरेडी हम लोग मेंबरशिप चैप्टर में पढ़ते हैं। बट यस, इफ यू सी हियर द ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी of payment of dividend is towards the member and not towards the beneficial owner। आपको पता है हम लोग क्या कहते हैं बच्चा लोग, किसको दिया जाएगा डिविडेंड, मेंबर को दिया जाएगा, and not to the beneficial owner। I hope you know who is the beneficial owner, person who is going to get the benefit, correct। लेकिन आपको पता है जो मेंबर का डेफिनेशन है बच्चा लोग, मेंबर को दिया जाता है, बोला ना अपन को, किसको देते पता है अपन, डिविडेंड। डिविडेंड शैल बी गिवन टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और टू हिज ऑर्डर और टू हिज बैंकर, ऐसा अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, राइट। लेकिन फ्रेंड्स आपको पता है व्हेन वी सी द डेफिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी, तो उसके अंदर बोला है द बेनिफिशियल ओनर इज आल्सो द मेंबर ऑफ कंपनी, तो यस उनको भी डिविडेंड दिया जाएगा। आगे नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो टॉपिक कहता है यस, वेवर ऑफ राइट टू रिसीव डिविडेंड। व्हाट इज दिस, देखो फ्रेंड्स, डिविडेंड मिलना शेयर होल्डर का राइट तो है, yes, receipt of dividend is a right of shareholder but not an obligation। मतलब डिविडेंड अगर आपको, देखो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो आप भी शेयर होल्डर हो, तो क्या आप डिविडेंड मांगेंगे, यस ये आपका राइट है।
लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए, तो क्या कंपनी आपको बोलेगा नहीं तुझे कसम है डिविडेंड लेना पड़ेगा तेरे को? ऐसा कुछ है नहीं, तेरी ड्यूटी है डिविडेंड लेना, ले डिविडेंड ले, ऐसा ऑब्लिगेशन? ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। तेरे को नहीं चाहिए तो मत ले, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने देयर इज नो प्रोविजन अंडर द एक्ट टू डील विथ द वेवर ऑफ डिविडेंड। समझ में आ रहा है? ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा जरूर लिखा है कि ये राइट होता है शेयर होल्डर का, तो आपका राइट है तो आप ले लो, ठीक है। आगे, सच प्रोविजंस मे बी कंटेंट इन द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी एंड सच वेवर कैन आइदर बी फुल और पार्शियल। तो आप चाहो तो वेवर कर सकते हो एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, ठीक है। फिर बात हो रही है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के बारे में। यस बच्चा लोग, डिविडेंड इज इंपॉर्टेंट डिसीजन and it has obviously the impact on the financial position of the company, right? So obviously it should be considered at the board meeting and not at the committee of board meeting or by the way of resolution passed by circulation. तो ये मीटिंग में ही डिस्कस होगा, सर्कुलेशन से नहीं होगा एंड कमिटी मीटिंग में नहीं होगा, ठीक है। सिंपल बात, बहुत ही काम की चीज थी ये, राइट? तो बोर्ड मीटिंग में होगा, नॉट बाय सर्कुलेशन, ठीक है। एंड आपको पता है मेंबर्स जो है, देखो क्या लिखा है, अनलेस द डिविडेंड हैज बीन रिकमेंडेड बाय बोर्ड मेंबर्स इन एजीएम कैन नॉट ऑन देयर ओन डिक्लेयर डिविडेंड। हमने पहले भी किया कि बच्चे लोग डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है, तो ऑब्वियसली डिविडेंड इज बीइंग डिक्लेयर्ड बाय द फाइनल डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ कंपनी इन एजीएम, बट हाउएवर इट इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड, है कि नहीं? तो यहाँ पे ऐसा बोला है, अगर बोर्ड ने डिविडेंड अभी तक रिकमेंड नहीं किया है तो क्या मेंबर्स खुद से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, फिर अगर कंपनी में ऑडिट कमिटी है तो द कमिटी शैल कंसीडर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड एंड डिविडेंड शैल बी रिकमेंडेड बाय बोर्ड आफ्टर कंसीडरिंग एंड अप्रूवल ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो कंपनी का ये जो बोर्ड है, बोर्ड क्या करता है, रिकमेंड करता है ना डिविडेंड, तो बोर्ड क्या करता है, देखो जब प्रॉफिट आया है तो इसमें से कंपनी की जरूरतें क्या है ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही पता है, क्योंकि वो कंपनी चला रहा है, तो उसको पता है भाई कितना पैसा साइड में रखना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए, बचा हुआ पैसा इतना इतना इसमें से दे दो, तो इसलिए बोर्ड रिकमेंड करता है। बोर्ड कौन से बेसिस पे रिकमेंड करेगा? यस, पहले जो हमारी ऑडिट कमेटी है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसीडर करेगा बोर्ड को सबमिट करने से पहले, फिर बोर्ड वो सबको चेक करके डिक्लेयर करेगा, रिकमेंड करेगा डिविडेंड। फिर आता है फ्रेंड्स, ये जो लिस्टेड कंपनीज होती है, दे शैल रिकमेंड और डिक्लेयर ऑल द डिविडेंड, राइट, और कैश बोनसेस एट फर्स्ट 5 वर्किंग डेज, राइट, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन एंड रिकॉर्ड डेट बिफोर द रिकॉर्ड डेट फिक्स्ड फॉर द पर्पस। ये एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज बिफोर ये क्या कर देते हैं, अपने को डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। ये लिस्टेड एंटिटी अपना ये एलओडीआर प्रोविजन है। फिर आगे बोला है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज टू बी अनकंडीशनल, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने समझो अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया तो दैट हैज टू बी अनकंडीशनल। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई देखो हम इतना डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे अगर हमारा ये काम हो गया तो ऐसा ये तो कंडीशनल डिक्लेरेशन हो गया। सो ऐसा कंडीशनल डिक्लेरेशन होना इज नॉट अलाउड। अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो इट हैज टू बी अनकंडीशनल। समझ में आया? यस, ऑल द रिक्वायर्ड अप्रूवल्स शैल बी ऑब्टेन्ड बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब पहले सारे अप्रूवल ले लो, ठीक है। यस, डिविडेंड शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन सच एज अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, yet foreign collaborators, compliance with any other contractual obligation। yes, इस कुछ भी टाइप का कंडीशन रख के आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। समझ में आया? यस, तो ये इतना ही कह रहा है कि वो कंडीशनल होना नहीं चाहिए। देखो सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन ये सब नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। आगे बच्चा लोग, डिविडेंड टू बी डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। आपको पता है फ्रेंड्स, जैसे ही कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया वो जो अमाउंट है, एंड व्हेन आई से डिविडेंड मींस आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरम डिविडेंड आल्सो, क्योंकि जो भी पेमेंट ऑफ डिविडेंड के रूल्स है दैट इज कवरिंग इंटरम डिविडेंड आल्सो, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरम डिविडेंड, जैसे ही कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 5 दिन के अंदर अंदर वो पैसा एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। कितने टाइम के अंदर? within 5 days from the date of declaration of such dividend it shall be deposited in a scheduled bank in a separate account। कुछ बात समझ में आई? यस, 5 दिन के अंदर वो ट्रांसफर हो जाना चाहिए। एंड उसका पेमेंट कब तक हो जाना चाहिए?
पेमेंट हो जाना चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। समझ में आई बात? यस, ये पूरा एक टाइमलाइन बना के मैंने आपको लेक्चर में बताया था, अपने मेन लेक्चर में, राइट। ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ऑनलाइन कंपनी लॉ फ्रॉम जेके शाह ऑनलाइन वेबसाइट, यस, उन्होंने भी देखा है, वो पूरा टाइमलाइन बना के हमने इसको पढ़ा था, राइट। यस, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एनी अमाउंट्स व्हिच रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड आफ्टर द पीरियड ऑफ 30 डेज शैल बी ट्रांसफर्ड टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट टू बी ओपन्ड बाय द कंपनी। मैंने आपको बोला ना कि सबसे पहले कंपनी ने क्या किया, समझो यहाँ पे दिस इज द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। उसके बाद कंपनी को 5 दिन के अंदर क्या करना है, एक सेपरेट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देना है, सेपरेट अकाउंट टू बी ओपन्ड इन अ शेड्यूल्ड बैंक। 5 दिन के अंदर पैसा डिपॉजिट कर देना है सेपरेट अकाउंट में, ठीक है। एंड पेमेंट हो जाना चाहिए कितने टाइम के अंदर, पेमेंट हो जाना चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 डेज के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड अगर कंपनी ने 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया तो अब वो पैसा अलग से अकाउंट एक ओपन करना है, जिसको अपन कहते हैं अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट, बिकॉज दोनों चीज हो सकती है ना, कि भाई हो सकता है कि कोई लेने नहीं आया तो इट इज अनक्लेम्ड, कोई है ही नहीं दे के इसको हम, राइट। तो इट इज अनपेड और अनक्लेम्ड। अगर 30 डेज में पेमेंट नहीं हुआ तो कंपनी को 7 दिन के अंदर अंदर उस पैसे को इस अलग से अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देना है, राइट, इन अ सेपरेट अकाउंट टू बी ओपन्ड बाय द कंपनी, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। एंड आपने देखा यहाँ पे 30 डेज बोला है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ द इंटरवेनिंग हॉलीडेज इफ एनी फॉलोइंग ड्यूरिंग सच पीरियड शैल बी इंक्लूडेड, क्योंकि डेज बोला है, वर्किंग डेज थोड़ी बोला है, तो सारे डेज आपको काउंट करने हैं, ठीक है। I hope this is clear to everyone. Yes, however, अभी जो मैंने आपको बोला requirement to deposit the amount in a separate account within 5 days, 5 दिन के अंदर पैसा अलग से अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है from the date of declaration, ये रूल अप्लाई नहीं होता है to गवर्नमेंट कंपनी in which the entire paid up share capital is held by government। समझ में आया? अगर 100% होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है तो उस केस में आपको ये काम नहीं करना है। I hope this is clear. यस, फिर आता है रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड टू नॉन रेसिडेंट मेंबर्स। यस, तो क्या उनको भी मिल सकता है डिविडेंड? तो यस, यू कैन सी हियर डिविडेंड कैन बी रेमिटेड टू नॉन रेसिडेंट मेंबर्स प्रोवाइडेड इट इज अलाउड अंडर द टर्म्स ऑफ द परमिशन गिवन बाय आरबीआई, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। यस, तो उनको जो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड है आरबीआई की तरफ से परमिशन लेकर ये हो सकता है। आगे बात हो रही है, यस, द डिविडेंड कैन बी पेड टू होम, तो दोनों को मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी, राइट। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना मिलता है तो उसका कोई फिक्स नहीं होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज फ्री टू डिटरमाइन द रेट ऑफ डिविडेंड सब्जेक्ट टू द प्रॉफिट्स मेड बाय द कंपनी। कितना प्रॉफिट है कंपनी के पास, उसके बेसिस पे प्रॉफिट डिसाइड होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एज पर द फिक्स्ड रेट डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इनका तो रेट फिक्स्ड है तो कोई टेंशन नहीं है, करेक्ट। So I hope this is clear to everybody. Yes. अभी फ्रेंड्स आगे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, in case the company has incurred loss during the current financial year, ठीक है। अगर कंपनी ने क्या किया, लॉस किया है करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो up to the end of the quarter immediately preceding the declaration of interim dividend, तो interim dividend shall not be declared at a rate higher than the rate declared by the company ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। सर नहीं समझा, मैं आपको समझाता हूं। बच्चा लोग ये देखो, अपन ने पता है स्टार्टिंग में देखा था कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ डिविडेंड, याद है आपको? दोनों डिविडेंड के बारे में अपन ने बात की थी, सोर्स के बारे में, राइट। तो बच्चा लोग जब अपन बात कर रहे थे, यस, यहाँ पे हमने सोर्स, मैंने आपको बोला था ये वापस बात होने वाली है, सोर्स ऑफ डिविडेंड। यस, हियर इट इज बच्चा लोग, सोर्स ऑफ द पेमेंट। तो ये जो पॉइंट है बच्चा लोग, दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर इंटरम डिविडेंड। एकदम ध्यान से सुनना सब लोग। तो इंटरम डिविडेंड कहां से दिया जा सकता है, तो इट कैन बी गिवन आउट ऑफ द सरप्लस इन द पीएनएल अकाउंट। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में जो पैसा पड़ा है उसमें से आप दे दो इंटरम डिविडेंड, या फिर आउट ऑफ द प्रॉफिट्स मेड इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच इंटरम डिविडेंड इज आउट टू बी डिक्लेयर्ड। जिस ईयर के लिए बच्चा लोग, जिस ईयर के लिए हम इंटरम डिविडेंड देने की बात कर रहे हैं, उस ईयर में कंपनी ने जो प्रॉफिट किया होगा उसमें से दे दो। समझ में आया? सो ये हो गया आपका करंट ईयर प्रॉफिट, ये हो गया पीएनएल में जो पैसा पड़ा है।
तीसरा, क्या ऐसा हो सकता है अभी तक ईयर इज ऑन गोइंग, ईयर अभी भी ऑन गोइंग है एंड खत्म नहीं हुआ है ना? तो आप प्रॉफिट्स जनरेटेड बाय द कंपनी टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, मतलब समझो फॉर एग्जांपल अपना ईयर चालू होता है अप्रैल से, अप्रैल मई जून, करेक्ट? अप्रैल मई जून, देन जुलाई अगस्त सितंबर, ये दूसरा क्वार्टर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, राइट? आपका इधर ईयर खत्म होता है, राइट? तो एक साल में कितने क्वार्टर है? 4 क्वार्टर है, 1 2 3 4, 4 क्वार्टर है, राइट? एंड समझो इस वक्त हम है फॉर एग्जाम्पल नवंबर में, तो अगर हम अभी नवंबर में बैठे हैं फॉर एग्जांपल, तो बच्चा लोग मुझे बताओ हमारा नवंबर में हम क्या कर रहे हैं? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कर रहे हैं, डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, नवंबर में। तो बताओ जिस दिन हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं उसके प्रीसीडिंग कितने क्वार्टर्स खत्म हुए हैं? 2, 1 एंड 2, करेक्ट? तो ये जो प्रीसीडिंग क्वार्टर्स है, प्रीवियस क्वार्टर एंड जो यहां पे बोला गया है, राइट, उसमें कंपनी ने जो प्रॉफिट्स किए होंगे, इतने ड्यूरेशन में जो कंपनी ने प्रॉफिट्स किए होंगे, प्रॉफिट्स मेड इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर एंड, उसमें से कंपनी क्या कर सकता है? इंटरम डिविडेंड दे सकता है। अगर कंपनी ने प्रॉफिट्स किया, आप देख रहे हो, प्रॉफिट जनरेटेड बाय द कंपनी टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तो उसमें से आप डिविडेंड बांट सकते हैं, करेक्ट? लेकिन फ्रेंड्स अभी जो मैं आपको करवा रहा था उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है कि व्हाट इफ कंपनी ने प्रॉफिट ही नहीं किया है, तो मतलब वो जो मैंने आपको अभी प्रीसीडिंग क्वार्टर एंड बताए उसमें कंपनी ने प्रॉफिट ही नहीं किए, तो कहां से आप दोगे डिविडेंड? है कि नहीं? तो बच्चा लोग यहां पे बोला है उसके बारे में रूल, यस, सो हियर वी गो, यस, ये देखिए क्या बोला फ्रेंड्स, इन केस कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर up to the end of the quarter preceding the date of declaration of interim dividend, मतलब जो मैंने आपको जो 2 क्वार्टर्स बताए थे उसमें अगर कंपनी ने क्या किया है? लॉस किया है, प्रॉफिट किया ही नहीं है, तो कहां से दोगे आप डिविडेंड? तो उस केस में यहां पे ऐसा बोला गया है, तो इन दैट केस कंपनी कैन गिव डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड दे सकता है, हाँ, लेकिन not declare at the rate higher than the average rate of dividend declared by the company in the preceding 3 financial year. आपको देना है ना, आप दे दो पास्ट प्रॉफिट्स में से, नो प्रॉब्लम, लेकिन उधर अपन ने क्या बोला है? जो परसेंटेज है ईयर 1 का प्लस परसेंटेज ऑफ ईयर 2 प्लस परसेंटेज ऑफ ईयर 3, आपको पिछले 3 साल के रेट का एवरेज निकालना है, एंड जो इधर अपन को आंसर मिलेगा उससे ज्यादा आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, ठीक है? इफ कंपनी का क्या है? प्रीसीडिंग क्वार्टर एंड में लॉस है, सो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम, ठीक है? तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है? एंड अगर सर कंपनी ने पिछले 3 साल में डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया रहेगा, तो जब कंपनी ने डिक्लेयर ही नहीं किया रहेगा डिविडेंड पिछले 3 साल में, तो एवरेज कहां से निकालेंगे सर? तो यहाँ पे क्लियरली बोला है कि अगर कंपनी ने पिछले 3 साल में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया होगा, in case company has not declared dividend in the preceding 3 financial years, तो उस केस में the provision regarding average rate does not apply, मतलब उस केस में कंपनी पास्ट प्रॉफिट्स में से ये डिक्लेयर कर ही नहीं पाएगा, ठीक है? सो दैट इज द पॉइंट, आई होप दिस इज क्लियर। आगे, व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड? व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड? तो आप देख रहे हो यहाँ पे सारे मोड जो है वो बोले गए हैं। यहाँ पे बोला डिविडेंड कैन बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड। अरे अगर समझो कंपनी बेचती है टाइड पाउडर, तो अगर कंपनी डिविडेंड के पैसे के बदले आपको टाइड पाउडर दे दे 5 किलो सारे शेयर होल्डर को, चलेगा? धोते रहो कपड़े, चलेगा? नहीं ना, इट पैसे के फॉर्म में होना चाहिए, काइंड के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाउएवर डिविडेंड पेएबल इन कैश मे बी पेड थ्रू व्हाट? इट शैल बी पेएबल एट पार चेक, वारंट, डिविडेंड वारंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट अप्रूव्ड बाय आरबीआई, तो इसी मोड से पेमेंट होगा, ठीक है? यस, कंपनी ऑल्सो यूज द मेथड ऑफ परचेजिंग डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, ऑन द नेम ऑफ शेयर होल्डर्स, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। देन वेयर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट पॉसिबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड,
तो सच डिविडेंड शैल बी पेड बाय द वे ऑफ चेक पेबल एट पार और डिविडेंड वारंट। अगर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पॉसिबल नहीं है तो चेक या वारंट से हो सकता है पेमेंट, ठीक है। अच्छा, चेक कहाँ पे भेजा जाएगा? इट शैल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द मेंबर। इजी है, कहाँ पे भेजा जाएगा? रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द मेंबर। अगर जॉइंट होल्डर्स हैं तो टू द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द मेंबर नेम्ड फर्स्ट इन द ROM। समझ में आया? और टू सच पर्सन और सच एड्रेस एज द मेंबर और जॉइंट होल्डर्स हैव डायरेक्टेड इन राइटिंग। तो आप बोलोगे इसको भेज दो तो उसको भेज देंगे, अदरवाइज हम किसको भेजेंगे? जॉइंट होल्डर्स के केस में फर्स्ट नाम जिसका रहेगा ROM में उसको हम भेज देंगे। तो बच्चा लोग ये पेमेंट के मोड को लेकर थोड़े बहुत रूल्स हैं, तो इसको आप अच्छे से गो थ्रू करिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर लायबिलिटी टू पे फाइनल डिविडेंड, यहाँ पे केस लॉ दिया है, यू कैन रेफर दिस वंस। बाकी हम तो यहाँ पे आज रिवीजन के लिए मिले हैं तो सारे सेक्शंस रिवाइज करेंगे। यस, आगे मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुका हूं, नो डिविडेंड इज टू बी डिक्लेयर्ड और पेड इन केस ऑफ फेलियर ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। आई टोल्ड यू कि अगर कंपनी ने क्या किया है, कंपनी विच फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73, दैट इज प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्ट इन द मैनर, एंड 74, समझ में आ रहा है? तो बच्चा लोग इन दैट केस कंपनी शैल नॉट, सो लॉन्ग एज सच फेलियर कंटिन्यूज, डिक्लेयर एनी डिविडेंड ऑन इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स। जब तक डिपॉजिट्स का आपने नॉन कंप्लायंस जब तक आप करके रखोगे तब तक आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते इक्विटी शेयर्स पे, ठीक है। सो वेरी सिंपल थिंग। आगे आता है सेक्शन नंबर 124, दैट इज अनपेड डिविडेंड अकाउंट। बच्चा लोग वो याद है मैंने आपको टाइमलाइन बताई थी, ये पूरा सेक्शन उसी के ऊपर बात करता है, ठीक है। तो हम लोग इसको पूरे टाइमलाइन को एक बार समझेंगे इसके अंदर। लेट्स सी। सो बच्चा लोग 124 क्या कहता है? तो बच्चा लोग एज आई टोल्ड यू, जैसे ही कंपनी क्या करता है, डिविडेंड डिक्लेयर करता है, तो कंपनी को सबसे पहले क्या करना होता है? कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इन अ सेपरेट अकाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 5 days। 5 दिन के अंदर सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, राइट। एंड पेमेंट कितने टाइम में करना होता है? 30 days के अंदर पेमेंट भी करना होता है। अगर कंपनी ने 30 days के अंदर पेमेंट नहीं किया तो एज आई टोल्ड यू, अगर 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो 30 days जहां पे खत्म हो रहे हैं उसके 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी को क्या करना पड़ेगा? उस अनपेड अमाउंट को, अनक्लेम्ड अमाउंट को एक अलग से अकाउंट ओपन करके उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। शेड्यूल्ड बैंक में एक अलग से अकाउंट ओपन करो जिसका नाम रख दो अनपेड डिविडेंड अकाउंट, एंड उसमें 7 दिन के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दो। कुछ बात समझ में आया? यस, पैसा अब उस अकाउंट में पड़ा रहेगा। यस, आप देख रहे हो पैसा रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम मनी विल बी देयर इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर बाय द कंपनी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट अक्रूड। पैसा उसमें पड़ा रहेगा 7 साल के लिए। कोई भी आके बीच में पैसा लेके जा सकता है, तो आंसर इज यस। अच्छा, अभी बच्चा लोग यहां पे क्या बोले देखो, कंपनी शाल within a period of 90 days of making such transfer of an amount to unpaid dividend account, कंपनी एक स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करेगा with the names of the members, addresses, unpaid amount to the said person and place it on its website of the company। कंपनी अपने वेबसाइट पे भी उसको लगा देगा, ताकि क्या होएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वेबसाइट पे लगा दिया ना तो जो मेंबर्स है जिनका पैसा अनपेड है, अनक्लेम्ड है, वो लोग को अवेयरनेस होगा और वो जाके अपना पैसा ले सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी अपने वेबसाइट पे लगाएगा एंड ऑल्सो ऑन द वेबसाइट विच इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। तो इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? पैसा 7 साल के लिए इसमें चला गया। आफ्टर दैट क्या होगा पैसे का? तो बच्चा लोग उसके बाद पैसा ट्रांसफर हो जाएगा इन IEPF, दैट इज इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। एंड कंपनी ने वो जो लिस्ट बनाई थी मेंबर्स की जिसका पैसा अनपेड है, वो भी कंपनी ट्रांसफर कर देगा टू द अथॉरिटी विच इज एडमिनिस्टरिंग दिस फंड, ठीक है। सो ये सेम चीज का यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। आगे आता है बच्चा लोग IEPF, द इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जिसको बोला गया है सेक्शन 125 में। तो बच्चा लोग ये फंड को मैनेज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बना दी गई है, ठीक है। तो अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस फंड को एडमिनिस्टर करने की,
रिफंड्स करने की, अनपेड अनक्लेम अमाउंट कोई आएगा पैसा, उसको टाइम से पैसा मिल जाना चाहिए, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी गई है, ठीक है। अब बच्चा लोग यहाँ पे बोला गया है द फॉलोइंग अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू IEPF। कौन कौन से रीजंस के वजह से पैसा IEPF में क्रेडिट होता है। जैसे मैंने आपको बोला पैसा अनपेड है, अनक्लेम्ड है कि नहीं, मैंने आपको बोला ना अनपेड डिविडेंड अकाउंट, यस, तो वो IEPF में ट्रांसफर हो जाता है। किसी का भी शेयर कैपिटल का वो एप्लीकेशन मनी विच इज ड्यू फॉर रिफंड, राइट, तो पैसा किधर चले जाएगा, वो भी IEPF में चला जाएगा, बिकॉज कोई रिफंड लेने के लिए है ही नहीं। हावेवर ये सारा ट्रांसफर जो होता है, देखो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है बच्चा लोग, ये सारा लिस्ट है, राइट, यस, आप देख रहे हो डिपॉजिट्स जो मैच्योर हो चुके हैं, मैच्योर डिबेंचर्स हो चुके हैं, कोई आया नहीं लेने को, तो क्या करेंगे, इन सबको पैसा ट्रांसफर कर देंगे IEPF में। हावेवर ये पैसा IEPF में ट्रांसफर होता है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 years, राइट। तो ये लिस्ट है यहाँ पे कौन कौन से रीजंस के वजह से पैसा क्रेडिट होता है IEPF में। सो ये बातें हैं, इसको अच्छे से करना है, राइट। आफ्टर ऑल आप और भी यहाँ पे IEPF के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, कैसे आप पैसा ले सकते हैं ऑल, राइट, लेकिन मैं अभी आपको बात करूंगा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपन को आगे जाना है फ्रेंड्स। फिर IEPF से पैसा आपको अगर पैसा निकालना भी है तो कौन कौन से रीजंस के वजह से पैसा निकलता है उसका भी लिस्ट यहाँ पे हमको दिया हुआ है, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ IEPF। ये प्रोसीजर दिया हुआ है फ्रेंड्स, राइट, IEPF से पैसा निकाला भी जाएगा, दैट इज लिस्ट यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। इन्होंने नाम हेडिंग थोड़ा सा अलग दिया हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज परमिसेबल डेबिट्स फ्रॉम IEPF। जैसे ये परमिसेबल क्रेडिट है वैसे ही वहां पे परमिसेबल डेबिट इज बीइंग गिवन, ठीक है। तो ये उसका प्रोसीजर है, किस तरीके से आप अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल बात है बच्चा लोग, यू कैन गो टू MCA पोर्टल, राइट, mca.gov.in, एंड वहाँ जाके IEPF का फॉर्म्स आपको मिल जाएगा, उसके हेल्प से यू कैन टेक बैक योर मनी। ये उसका प्रोसीजर दिया है फॉर रेफरेंस, आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, राइट, यस। तो ये सब आपको देखो प्रोसीजर प्रोसीजर प्रोसीजर, ठीक है, यस। ये देखो क्या दिया इधर, इफेक्ट्स ऑफ नॉन ट्रांसफर, व्हाट इज दिस फ्रेंड्स। इफ कंपनी फेल्स to transfer the unpaid unclaimed dividend amount to unpaid dividend account within 7 days, मैंने आपको बोला अगर 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो 7 दिन के अंदर उसको अलग से अकाउंट में ट्रांसफर करना है, राइट। लेकिन अगर कंपनी ने 7 दिन, वो 30 दिन जहाँ पे खत्म होता है उसके 7 दिन के अंदर अगर ट्रांसफर नहीं किया तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यस, कंपनी पे इंटरेस्ट लग जाएगा, कितना, 12% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा कंपनी पे, ठीक है। एंड द इंटरेस्ट accruing on such amount shall be ensured to the benefit of the members in proportion to the amount of dividend remaining unpaid to them। and वो interest जो है, जो accrue मतलब जितना भी यहाँ पे डिले हो रहा है उसमें इंटरेस्ट मिलाकर मेंबर्स को पैसा पे किया जाएगा, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। देन एंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम अनपेड डिविडेंड अकाउंट, कौन पैसा निकाल सकता है सेपरेट अकाउंट जो अपन ने ओपन किया था उसमें से। तो मैंने आपको बोला एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड टू एनी डिविडेंड ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ कंपनी मे अप्लाई टू कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जैसे मेंबर है, उसका पैसा पड़ा है उस अलग से अकाउंट में फॉर 7 years, वो जाके मांग सकता है, राइट। अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसकी जो नॉमिनी है वो पैसा मांग सकते हैं, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स, ये हु इज एलिजिबल बेसिकली, तो अपन ने स्टार्टिंग में भी लिस्ट देखा था, हु ऑल आर एलिजिबल, सो दे कैन टेक द मनी, ठीक है। आफ्टर दैट पेनल्टी दी गई यहाँ पे, अगर आपने 124 को कंप्लाई नहीं किया तो क्या होगा, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी आ जाएगी 1 लाख रुपए की, एंड उसके बाद भी डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा तो फर्दर पेनल्टी ऑफ 500 पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख रुपीज विल बी इम्पोज्ड। ये कंपनी की पेनल्टी एंड ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट की पेनल्टी 25,000 रुपीज, एंड उसके बाद भी अगर फेलियर कंटिन्यू रहा तो 200 रुपीज पर डे विच कैन गो मैक्सिमम टू 1 लाख रुपीज, राइट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे फिर से उस प्रोसीजर को, राइट, ऐसे चुक चुक गाड़ी बना के बता दिया है किस तरीके से पैसा डिविडेंड डिक्लेयर हुआ,
30 दिन में पेमेंट होगा। अगर किसी ने क्लेम नहीं किया तो 7 दिन के अंदर कहाँ चला जाएगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला जाएगा फॉर 7 ईयर्स। 7 ईयर्स के बाद कहाँ जाएगा, इट विल बी ट्रांसफर टू IEPF। ठीक है, सो दिस इज डन। ये देखो बच्चा लोग, जो हम ढूंढ रहे थे आ गया। IEPF का जो पैसा है इज यूटिलाइज्ड फॉर व्हाट, तो ये सारा लिस्ट यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। यस, पैसा कौन कौन से रीजंस के वजह से IEPF से निकाला जाएगा, तो बहुत सिंपल बात है। पैसा यहाँ पे किसका आया था फ्रेंड्स, किसका पैसा इधर आया था, उन्हीं का पैसा आया था ना जो मैच्योर्ड डिपॉजिट्स हो गए थे और वो क्लेम नहीं कर रहे थे, मैच्योर्ड डिबेंचर्स क्लेम नहीं कर रहे थे, शेयर का एप्लीकेशन मनी विच इज ड्यू फॉर रिफंड, इंटरेस्ट देयर ऑन, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, राइट, ये सारा पैसा था कि नहीं। यस बच्चा लोग, ये सारा जो आप अमाउंट देख रहे हो, यस ये सारा जो भी अगर अमाउंट एलिजिबल पर्सन अगर वो मांगने आ जाएगा तो IEPF से निकाल के एलिजिबल पर्सन को दे दिया जाएगा, राइट। फिर ये इन्वेस्टर्स के अवेयरनेस, एजुकेशन, प्रोटेक्शन के प्रमोशन के लिए जो खर्चा होता है वो भी इसमें से निकाला जा सकता है, राइट, एंड द अदर थिंग्स ऑल्सो, राइट। तो ये सारा पैसा रीजंस है पैसा निकालने का IEPF से, राइट। देन रिफंड टू क्लेमेंट फ्रॉम IEPF, तो यहाँ पे फिर से दे हैव गिवन कैसे आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप गिवन, बट यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस वंस नाइसली। स्टेप्स दिए हैं आपको क्या क्या, पूरा डॉक्यूमेंट वाइज किस तरीके से आप अपना क्लेम कर सकते हैं पैसा, राइट। सो आगे 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 व्हाट इज नेक्स्ट, देखो ये सारे फॉर्म्स यूज होते हैं क्लेम करने के लिए। यस, आगे आता है रिवोकेशन ऑफ डिविडेंड। बच्चा लोग, एक बार अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया फिर क्या वो रिवोक हो सकता है, क्या कंपनी वो डिविडेंड का अनाउंसमेंट वापस ले सकता है, तो आंसर इज नो। एक बार अगर फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो अपन ने क्या बोला था, इट बिकम्स द लायबिलिटी ऑफ कंपनी, it becomes the debt to the company and therefore cannot be revoked once it is declared, ठीक है। However, याद रखना interim dividend जो होता है वो revoke हो सकता है, but they need to take the approval of all the members of the company, ठीक है। देखो dividend when proposed does not become a debt, मतलब जब propose किया dividend को तो debt नहीं बनता है, ठीक है। Right of members to claim dividend arises only after the dividend is declared by the company in AGM and interim dividend के केस में by the directors in board meeting। एक बार डिक्लेयर हुआ फिर becomes a liability, ठीक है, तब तक वो liability नहीं है। So I hope this is clear to everybody। Yes, मतलब जब तक डिक्लेयर नहीं होगा ना, until and unless it is declared, no member has any claim against the company in respect of thereof, even though company have sufficient profits। डिक्लेयर नहीं किया तो आप पैसा नहीं मांग सकते, ठीक है। एंड मेंबर्स कैन नॉट कंपेल द कंपनी बाय एनी प्रोसेस ऑफ लॉ टू डिक्लेयर डिविडेंड। बच्चा लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में एक बार आई थी, याद रखना। मेंबर्स कंपनी को फोर्स नहीं कर सकते किसी भी लॉ के प्रोसेस से कि भाई डिविडेंड डिक्लेयर करो। समझ में आ गई बात? यस, डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड बिकम्स अ डेट ड्यू टू द मेंबर्स एंड हेंस इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। इट गिव्स राइज टू एन एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशंस ऑन क्रिएटिंग डेट, enforceable immediately or in the future। So I hope this is clear to everybody, right? So we are done with this। बाकी यहाँ पे बोला है बच्चा लोग preservations of dividend checks, warrants, dividend registers, कितने टाइम के लिए कंपनी को सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, तो आंसर इज द said instrument shall be preserved for such period specified or 8 years from the date of instrument whichever is longer। so 8 साल के लिए या फिर द स्पेसिफाइड पीरियड विच एवर इज लॉन्गर टाइम के लिए आपको ये सारा चीजें प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, ठीक है। डिविडेंड वारंट्स रिटर्न टू द कंपनी बाय द बैंक्स शुड बी प्रिजर्व्ड बाय द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years फॉर द पर्पस, राइट। आप देखते हो बच्चे लोग, कंपनीज एक्ट में ना यू विल सी ऑलवेज आइदर द रिकॉर्ड्स आर प्रिजर्व्ड परमानेंटली और फॉर 8 years, ये दोनों आपको अलग अलग मिल सकता है, ठीक है। Yes, then dividend warrants returned to the company which are undelivered, they shall also be preserved for 8 years, ठीक है। Dividend checks or warrants so preserved shall be destroyed only with the approval of board accordance with the policy approved by board for this purpose। बाद में इसको आप डिस्ट्रॉय भी करना चाहते तो पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा बोर्ड का। फिर आता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। यस, आप देखते हो कहाँ कहाँ पे आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा डिविडेंड का, राइट। यू कैन सी वन डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट। मैंने क्लास में टाटा मोटर्स की आपको रिपोर्ट बताई थी,
एनुअल रिपोर्ट, जिसके अंदर मैंने आपको बोर्ड रिपोर्ट भी बताई थी, राइट, वो प्रीवियस कुछ फाइनेंशियल ईयर्स की अपन ने बात की थी, तो उसमें लिखा गया था कि नो डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड इन द ईयर। तो जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है वो यहाँ पे सारा डिस्क्लोजर आएगा लिस्टेड कंपनीज के लिए, राइट। ये अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बोर्ड रिपोर्ट में यू गिव द डिक्लेरेशन कितना डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। यस, फिर आता है बच्चा लोग यहाँ पे, यू कैन सी नेक्स्ट इज सेक्शन 126। बहुत ही छोटा सा पार्ट है ये, लेट्स सी व्हाट इट इज। सो बच्चा लोग ये टॉपिक इतना सिंपल है, ये बताए क्या कह रहा है। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन है, ठीक है, नाउ इसके पास टाटा मोटर्स के 100 शेयर्स है, ठीक है, एंड ये हो गया उसका दोस्त, ठीक है। इसने क्या कर दिया, इसने ये शेयर्स इसको ट्रांसफर कर दिए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब ये मिस्टर ए जो है और ये मिस्टर बी, मिस्टर ए टाटा मोटर्स के 100 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, मतलब ये टाटा मोटर्स के मेंबर्स हैं, हाँ। तो क्या इनका नाम टाटा मोटर्स के ROM में लिखा होगा? यस, इनका नाम ROM में लिखा होगा। अब इन्होंने अपने शेयर्स दे दिए किसको, मिस्टर बी को। इन्होंने अपने शेयर्स मिस्टर बी को दे दिया, तो क्या अब मिस्टर बी इज द मेंबर ऑफ द कंपनी? तो आंसर इज नो, बिकॉज ओनली ट्रांसफर इज नॉट इनफ, ट्रांसफर हैज टू बी रजिस्टर्ड। मिस्टर ए ने ये शेयर ट्रांसफर कर दिए, लेकिन अभी भी ROM में तो उसका ही नाम है कि नहीं? तो व्हाट इज दैट, ट्रांसफर इज टू बी रजिस्टर्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ROM में से मिस्टर ए का नाम हटा के मिस्टर बी का नाम ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट। तो वो प्रोसीजर है, वो फॉलो करना पड़ेगा। तो बच्चा लोग अभी ए ने क्या किया, ए ने अप्लाई कर दिया कंपनी के पास। अप्लाई किया किस चीज के लिए? मैंने आपको बोला ना, ट्रांसफर को हमें क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है, राइट। सो मिस्टर ए अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। तो अप्लाई तो कर दिया, लेकिन कंपनी ने अभी तक इसके फेवर में रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, ठीक है। सो बिफोर द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, अभी तक रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, बात समझा गया? यस, बिफोर द ट्रांसफर इज रजिस्टर्ड। तो बच्चा लोग इस दौरान हुआ क्या, मिस्टर ए ने, देखो आपने समझा क्या हुआ पूरा स्टोरी। मिस्टर ए इज द मेंबर, मिस्टर ए का नाम कंपनी के ROM में है। मिस्टर ए ने शेयर्स क्या कर दिए हैं, ट्रांसफर कर दिए हैं अपने दोस्त को, लेकिन ओनली ट्रांसफर इज नॉट इनफ। क्या मिस्टर बी अब मेंबर बन चुके हैं? नहीं, बिकॉज ओनली ट्रांसफर होने से कोई मेंबर नहीं बनता, ट्रांसफर को हमें रजिस्टर भी करना पड़ता है, मतलब ROM से नाम हटा के मिस्टर बी का नाम ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मिस्टर ए ने अप्लाई कर दिया कंपनी के पास फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर, लेकिन कंपनी ने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, करेक्ट। यस, रजिस्ट्रेशन अभी तक किया नहीं है। तो बच्चा लोग ड्यूरिंग दिस पीरियड पता है क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस पीरियड कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कोई बेनिफिट, कोई कैश बेनिफिट या कोई नॉन कैश बेनिफिट। आपको पता है कैश बेनिफिट लाइक डिविडेंड, नॉन कैश बेनिफिट लाइक बोनस शेयर्स, राइट इशू। आप देख रहे हो यहाँ पे दिए इसके सेक्शंस, राइट इशू, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स दे दिए, बोनस शेयर्स दे दिए, या फिर डिविडेंड दे दिया। तो जब तक बच्चा लोग ये जब जो डिक्लेयर किया है, मुझे बताओ वो बेनिफिट मिलेगा किसको अब? बिकॉज आप देख रहे हो हुआ क्या है, ROM में नाम किसका है, मिस्टर ए का है। अप्लाई तो हो गया है, लेकिन अभी तक रजिस्टर हुआ नहीं है, नाम चेंज नहीं हुआ है ROM में, एंड शेयर ट्रांसफर कर दिए हैं। तो हु विल गेट द बेनिफिट, मिस्टर ए या मिस्टर बी? तो आंसर इज इट शैल नॉट बी गिवन टू मिस्टर ए नॉर टू मिस्टर बी। दिस बेनिफिट शैल बी केप्ट असाइड, इसको साइड में रखेंगे, एंड इट शैल बी गिवन टू मिस्टर बी, दैट इज इट शैल बी गिवन टू ट्रांसफरी आफ्टर द ट्रांसफर इज रजिस्टर्ड। एक बार रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद मिस्टर बी को मिल जाएगा। लॉजिक ये है, आप देख रहे हो मिस्टर ए ने अप्लाई तो कर दिया है, मतलब कंपनी के पास तो रिक्वेस्ट आ गया है रजिस्ट्रेशन का, है कि नहीं? तो रिक्वेस्ट कर दिया है, लेकिन अभी तक वो रजिस्टर हुआ नहीं है, समझ रहे? तो इट शैल बी गिवन टू ट्रांसफरी राइट आफ्टर द registration of such transfer. So this is the point. I hope this is clear to everybody. इतना ही आपका सेक्शन 126। अब आता है 127। बहुत ही सिंपल चीज बचा लोग, ये अपना लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का। एज यू नो, आपको पता है सबको पेमेंट कितने टाइम में हो जाना चाहिए डिविडेंड का डिक्लेरेशन के बाद? पेमेंट हो जाना चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन।
लेकिन अगर कंपनी ने नहीं किया तो इफ कंपनी हैज नॉट पेड द वारंट और डिविडेंड, कब तक? 30 डेज के अंदर पे नहीं किया है तो व्हाट इज द पनिशमेंट? तो बच्चा लोग पनिशमेंट यहां पे दी है, एवरी डायरेक्टर ऑफ कंपनी, राइट, इफ ही इज नोइंगली और अ पार्टी टू डिफॉल्ट, तो इट शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years प्लस फाइन नॉट लेस देन 1000 पर डे, राइट, ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। तो आप देख रहे हो यहाँ पे डायरेक्टर को इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years प्लस फाइन 1000 पर डे, एंड कंपनी जो है बच्चा लोग वो क्या करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा एट द रेट 18% पर एनम फॉर द डिलेड पीरियड। सर पहले 12% पर एनम आया था, वो क्या था? दैट वॉज इफ कंपनी ने 30 डेज के अंदर पे नहीं किया तो 7 दिन के अंदर कंपनी को डिपॉजिट करना पड़ता है पैसे को इन अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। तो अगर कंपनी ने वो ट्रांसफर नहीं किया 7 दिन के अंदर उस अकाउंट में, तो कंपनी को इंटरेस्ट लगेगा 12% पर एनम। लेकिन यहाँ पे जो है ये क्या है? पेमेंट नहीं किया मेंबर्स को, डिले किया, 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कंपनी को 18%। तो पेमेंट लेट किया उसके लिए कितना इंटरेस्ट है? 18%। ट्रांसफर नहीं किया उस अकाउंट में तो कितना है? 12%। ठीक है, सो आप देख रहे हो 30 डेज के अंदर पेमेंट होना चाहिए, दैट्स इट। लेकिन फ्रेंड्स इसके ना कुछ एक्सेप्शंस भी है, दैट इज देयर आर फ्यू सर्कमस्टेंसेस इन विच यहाँ पे ऑफेंस माना नहीं जाता है, मतलब देयर आर फ्यू सर्कमस्टेंसेस जिसमें कंपनी ने 30 डेज के अंदर पे नहीं किया तो चलेगा। क्या है वो सर्कमस्टेंसेस? तो बच्चा लोग यहाँ पे देखो सर्कमस्टेंसेस दिया है, क्या है वो? सबसे पहले डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय द रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ आप देख रहे हो, मतलब कंपनी तो पे करना चाहता है लेकिन किसी अथॉरिटी ने रोक के रखा है फॉर एग्जाम्पल, तो कंपनी का गलती कि नो गलती? कंपनी का नो गलती, तो दैट इज द रीजन वेयर कंपनी इज नॉट लायबल टू पे इंटरेस्ट 18%। देन where shareholder has given some directions to the company regarding the payment of dividend and those directions cannot be complied with and the same has been communicated to him। कोई शेयर होल्डर बोलता है कंपनी को एक काम करो, डिविडेंड का पैसा मेरे को जीपे कर दो। अब कंपनी के लिए आपने देखा क्या किया है? शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दिया है कंपनी को, कुछ तो डायरेक्शन दिया है रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब उस डायरेक्शन को फॉलो करना कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है एंड कंपनी ने ये बात उसको कम्युनिकेट भी कर दी है। समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा हुआ है, कंपनी नहीं है, जीपे नहीं है कंपनी के पास, नहीं करने का, नॉट पॉसिबल फॉर कंपनी। तो बच्चा लोग इन दैट केस कंपनी ने ये बात अगर कम्युनिकेट कर दी है उसको, शेयर होल्डर को जिसने डायरेक्शन दिया है, तो उस केस में 30 डेज में पेमेंट नहीं किया तो चलेगा। थर्ड, वेयर देयर इज डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव डिविडेंड। डिस्प्यूट चल रहा है, किस बात का डिस्प्यूट? रिगार्डिंग राइट टू रिसीव डिविडेंड। लाइक जो पर्सन आया है डिविडेंड मांगने, वो कहता है आई एम एलिजिबल फॉर डिविडेंड, कंपनी बोलता है नो यू आर नॉट एलिजिबल। I am eligible for dividend. No, you are not eligible. I am eligible for dividend. You are not eligible. आपको समझ रहा है? जब इस बात के लिए झगड़ा चलेगा तो आप सोचो जब तक डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होगा कंपनी डिविडेंड पे कैसे करेगा? तो उस केस में भी कंपनी डिविडेंड पे नहीं करेगा। ठीक है, 30 डेज के अंदर तो चलेगा। फिर where the dividend has been lawfully adjusted by the company against any sum due to it from the shareholder। समझो अभी कंपनी डिविडेंड देने के लिए लायबल है एंड कंपनी को किसी शेयर होल्डर से कुछ पैसा लेना भी है, कोई प्रीवियस ट्रांजैक्शन का किसी चीज का कंपनी को पैसा लेना भी है। तो अब देखो कंपनी को पैसा लेना भी है और कंपनी को डिविडेंड का पैसा देना भी है, तो कंपनी ने क्या किया? शेयर होल्डर को ऐसे आंख मारी और क्या बोला? अपना अमाउंट फिटूस। तो क्या कंपनी ने लॉफुली सेट ऑफ कर दिया? यस, कंपनी ने लॉफुली पैसे को एडजस्ट कर दिया विद दैट सम ड्यू टू इट फ्रॉम द शेयर होल्डर। तो उस केस में अब कंपनी पे नहीं करेगा तो चलेगा, यस, राइट। एंड देन आता है फॉर एनी अदर रीजन the failure to pay dividend or to post the warrant within the said period, right, and this was not due to any default on the part of company। कोई भी रीजन जिसमें कंपनी का गलती नहीं था, समझ में आया? तो उस केस में ये पॉइंट आता है। एंड लास्टली वी टॉक अबाउट अ निधि कंपनी। निधि कंपनी के लिए स्पेसिफिकली बोला है क्या कि भाई यहाँ पे द डिविडेंड विच इज पेएबल टू द मेंबर इज 100 रुपीज और लेस। 100 रुपीज और लेस अगर डिविडेंड पे करना है तो सेक्शन 127 किस तरीके से अप्लाई होगा निधि कंपनी पर, उसकी बात यहाँ पे की है। तो इट शैल बी सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन दैट द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज अनाउंस्ड इन द लोकल लैंग्वेज इन द लोकल न्यूज़पेपर। समझ में आया? Yes, and the announcement of the said declaration is also displayed on the notice board of the Nidhi company for at least 3 months.
यस। तो अगर अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना है 100 रुपीज और लेस है, मतलब अप टू 100 रुपीज है, तो कंपनी सिर्फ इतना काम कर देगा तो चलेगा। लोकल न्यूज़पेपर में, लोकल लैंग्वेज में इसके बारे में डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड दे दो, अनाउंसमेंट कर दो, एंड इसको नोटिस बोर्ड जो है कंपनी का उसको उसमें भी डिस्प्ले कर दो फॉर 3 मंथ्स, सो दैट वुड बी सफिशिएंट कंप्लायंस। ठीक है। सो बच्चा लोग यहाँ पे आपका सेक्शन 127 इज ऑल्सो ओवर, एंड यहाँ पे अभी फिर से सारे प्रोसीजर्स दिए हैं जो आप एक बार रीड कर सकते हैं। जैसे पहले बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करो, तो बोर्ड मीटिंग के लिए पहले नोटिस देनी पड़ती है, लिस्टेड कंपनी हो तो स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता है, तो ये सारे प्रोसीजर्स यहाँ पे दिए हैं। अदरवाइज आपके जो सारे सेक्शंस है 123 to 127 वो रिवाइज हो चुके हैं। अदरवाइज आपके जो सारे सेक्शंस है 123 to 127 वो रिवाइज हो चुके हैं। करेक्ट। ये देखो स्टेप्स दिए हैं। फिर आता है प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। फिर से आप क्या करते हो, पहले बोर्ड मीटिंग की नोटिस, स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल, फिर मीटिंग कंडक्ट करो, राइट। यस, रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफर करो, राइट, डिस्क्लोजर देना है, डिविडेंड डिक्लेयर करो, क्लोजिंग ऑफ ROM, देन डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर दो। तो आप देख रहे हो, फिर आप जनरल मीटिंग में लेके जाओ, बोर्ड रिकमेंड करेगा, अपने शेयर होल्डर्स मेंबर्स लोग क्या करेंगे, अनाउंस करेंगे किस तरीके से सेपरेट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना होता है विद इन 5 डेज। जो आपने पढ़ा वही सब चीज़, क्या मोड ऑफ पेमेंट इस्तेमाल करेंगे पेमेंट करने के लिए, राइट, क्या टैक्स लगेगा डिविडेंड पे, वो सारी चीज़ें। फिर आता है अगेन प्रोसीजर व्हेन कंपनी वांट्स टू डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ द रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स में से अगर देना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आपको पता होगा, अपन ने वो सारे 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, कितना अपन पैसा निकाल सकते हैं, ये पूरा यहाँ पे वापस दिया हुआ है, एंड यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। तो एंड में आपने देखा 3 प्रोसीजर उन्होंने आपको दिए थे, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, दैट इज फाइनल डिविडेंड, देन उन्होंने दिया डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड फॉर द पास्ट प्रॉफिट्स, राइट। तो ये तीनों आपको यहाँ पे देखने हैं, एंड देन आपका इधर स्पेसिमेन आ जाता है जहाँ पे आपका चैप्टर इज ओवर। ये ड्राफ्ट्स दिए हैं, राइट, आफ्टर ऑल दिस ड्राफ्ट्स योर लेसन इज ओवर। So this was your distribution of profits. I hope it was useful. Friends, let's revise now dormant company. नया चैप्टर है, कंपनी लॉ के न्यू सिलेबस में नया ऐड हुआ है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस अच्छे खासे मुझे लग रहे हैं, क्योंकि नया चैप्टर ऐड हुआ है तो क्वेश्चन आना बनता है। फ्रेंड्स, नाउ व्हाट इज दिस डॉर्मेंट कंपनी, इसका मतलब क्या होता है। पहली बात, इसमें बात हो रही है सिर्फ सेक्शन 455 की एंड कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। अभी फ्रेंड्स, अगर हमने समझो कंपनी आज इनकॉर्पोरेट कर ली, या फिर हमारी कंपनी ऑलरेडी है, लेकिन अगर हमारी कंपनी एक्टिव नहीं है, मतलब हमारे कंपनी इज नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी, अगर हमारी कंपनी बिजनेस एक्टिविटी कैरी ऑन नहीं करेगी, मतलब अगर हमारी कंपनी एक्टिव नहीं है, तो चलेगा क्या। तो आंसर इज नहीं चलेगा। आपके कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ होने के चांस है, ROC आपके कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, राइट। लेकिन समझो आज अगर मुझे कंपनी रजिस्टर करनी है, क्यों, बिकॉज मुझे आज बहुत ही बड़ा कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला है फॉर अ फ्यूचर ऑब्जेक्ट, मतलब ये काम मुझे करना कब है, फ्यूचर में, लेकिन आज कंपनी इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है। या फिर लेट्स से मैं कंपनी वैसे भी थोड़े टाइम के बाद इनकॉर्पोरेट करने ही वाला था, तो अब सोचा चलो जल्दी कर लेता हूं इनकॉर्पोरेट। क्यों, बिकॉज जो फैक्ट्री के लिए जमीन मुझे आज मिल रही है वो काफी सस्ते भाव में मिल रही है, तो क्यों ना आज मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लूं एंड कंपनी के नाम से वो जमीन खरीद लूं, सस्ते में मिल रही है। बाद में जो काम मैं इनकॉर्पोरेट करने वाला था कंपनी वैसे भी 2-3 साल के बाद, तो वो मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूं। धंधा बिजनेस तो मैं 2-3 साल के बाद ही चालू करने वाला हूं, धंधा तो मैं एक्टिविटी बिजनेस का कब करने वाला हूं, मैं बाद में ही करने वाला हूं। मुझे लिबर्टी मिल जाएगी टू स्टार्ट द बिजनेस आफ्टर फ्यू इयर्स, है कि नहीं, क्योंकि आज मुझे क्या मिल रहा है, जमीन सस्ते में मिल रही है, तो मैंने क्या कर दिया, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो अगेन मैंने ये किस पर्पस से किया है, फ्यूचर पर्पस से किया है। तो बताओ आज अगर मैं कंपनी इस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, तो क्या तब तक मेरा कंपनी एक्टिव है कि इनएक्टिव है, एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो आंसर है तब तक मेरा कंपनी एक्टिव नहीं रहेगा, मेरा कंपनी इनएक्टिव रहेगा। कुछ बात समझ में आ रहा है, हाँ, इनएक्टिव रहेगा। तो बच्चा लोग, क्या ऐसा इनएक्टिव रहना अलाउड है। तो मैंने आपको बोला नहीं भाई अलाउड नहीं है, ROC आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा। तो आपको क्या करना चाहिए, कंपनी आप इनकॉर्पोरेट कर लो एंड ROC आपका नाम स्ट्राइक ऑफ करे, उसके पहले आप खुद ही पहुंच जाओ ROC के पास। यस, यू कैन अप्लाई टू ROC, yes, to change your status in the register, yes, from active to dormant company। मतलब हम खुद ही पहुंच गए ROC के पास और हमने जाके उनको बोल दिया कि हे ROC देवता, आप क्या करो, मेरे कंपनी का
स्टेटस चेंज कर दो, मतलब मुझे इनएक्टिव रहने की परमिशन दे दो। तो आरओसी क्या करता है, इनएक्टिव रहने की परमिशन अगर आपको दे देता है, मतलब उसे कहते हैं कि आपको डोरमेंट स्टेटस मिल गया, आपको एक्टिव टू डोरमेंट का स्टेटस मिल गया, आपको डोरमेंट का स्टेटस मिल गया है। नाउ योर इनएक्टिव कंपनी विल बी नाउ कॉल्ड एज डोरमेंट कंपनी। यस, एक बार अगर आपको आरओसी ने दे दिया डोरमेंट का स्टेटस, डोरमेंट का सर्टिफिकेट, मतलब आप क्या हो, डोरमेंट कंपनी हो। सो नाउ ऑनवर्ड्स यू आर अ डोरमेंट कंपनी। बात समझ में आ रहा है? क्या अब आपका नाम स्ट्राइक ऑफ किया जाएगा? नहीं। तो इस चैप्टर में उसी के बारे में बोला है कि भाई विच कंपनीज कैन अप्लाई फॉर डोरमेंट स्टेटस, राइट? हाउ टू अप्लाई फॉर डोरमेंट स्टेटस, व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज द एडवांटेज, क्या हम फिर से एक्टिव हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं तो कब तक, क्या कैसे, एवरीथिंग। ठीक है, यस। लेकिन ये जो डोरमेंट कंपनीज है उनको हम इनएक्टिव कंपनीज भी बोल सकते हैं, ऑब्वियसली यस। ऑल डोरमेंट कंपनीज आर inactive companies, but all inactive companies are not dormant companies. क्या लगता है, समझ में आई आपको बात? अगर आपको एक बार डोरमेंट का स्टेटस मिल चुका है, अगर आपको डोरमेंट का स्टेटस दे दिया है आरओसी ने, क्यों दिया? बिकॉज आपने अप्लाई किया फॉर डोरमेंट स्टेटस। क्यों अप्लाई किया? बिकॉज आप इनएक्टिव थे। तो ऑब्वियसली डोरमेंट स्टेटस वाली कंपनी मतलब इनएक्टिव कंपनी। सो ऑल डोरमेंट कंपनीज, डोरमेंट स्टेटस वाली कंपनीज आर इनएक्टिव कंपनीज, लेकिन ऑल इनएक्टिव आर नॉट डोरमेंट। जितनी भी इनएक्टिव कंपनीज है, जरूरी थोड़ी है सबने डोरमेंट का स्टेटस लिया हो, समझ रहे हैं? सो ऑल इनएक्टिव कंपनीज आर नॉट डोरमेंट कंपनीज। सिर्फ वही इनएक्टिव कंपनीज डोरमेंट कंपनी बोली जाएगी जिन्होंने स्टेटस लिया हुआ है, करेक्ट? सो यहां पे बच्चा लोग हमको याद आता है सेक्शन नंबर 455 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अलॉन्ग विद कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014। समझ में आई बात? यस, ये हमें प्रोविजंस बताते हैं रिगार्डिंग द डोरमेंट कंपनी। ठीक है बच्चा लोग, जब भी कंपनी आप फॉर्म करते हैं, रजिस्टर करते हैं अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट या फिर टू होल्ड द असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यू आर नॉट हैविंग एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, मतलब आपकी कंपनी जो है वो एक्टिव नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस कंपनी को क्या करना चाहिए, आपने क्या किया है, फ्यूचर ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, नंबर 1। ठीक है, एंड दूसरा, अगर आपकी कंपनी क्या है, इनएक्टिव कंपनी है, अगर आपकी कंपनी क्या है, इनएक्टिव कंपनी है, तो यू कैन मेक एन एप्लीकेशन टू आरओसी फॉर ऑब्टेनिंग द डोरमेंट स्टेटस। आप डोरमेंट स्टेटस के लिए क्या कर सकते हो, यस अप्लाई कर सकते हो। तो 2 कंपनीज जो है वो अप्लाई कर सकती है, आई टोल्ड यू। अभी अपन ने बोला बच्चा लोग विच कंपनीज कैन अप्लाई, एक तो कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड फॉर फ्यूचर ऑब्जेक्ट एंड दूसरा द कंपनी विच इज इनएक्टिव कंपनी। तो बच्चा लोग हम कौन से कंपनी को इनएक्टिव कंपनी बोलेंगे? सर इनएक्टिव कंपनी बहुत सिंपल है, जो कंपनी क्या नहीं कर रहा है, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, कोई भी कंपनी जिसका बिजनेस एक्टिव नहीं है, जो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कैरी ऑन नहीं कर रहा है। चलो समझो फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है जिसका कोई एक पर्टिकुलर दिन पे या 2-3 दिन से बोनी नहीं हुआ, कोई सामान नहीं बिका, कोई सर्विस नहीं बिका, 1 रुपया भी पेमेंट नहीं आया, कुछ पैसा नहीं कमाया, 2-3 दिन हो गए बोनी नहीं हुआ, तो बताओ क्या उस कंपनी को आप इनएक्टिव कंपनी बोल दोगे? तो आंसर इज नो। बच्चा लोग इनएक्टिव कंपनी का मीनिंग है, यस, इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी which has not been carrying on any business or operation, which has not been doing any significant accounting transaction from last 2 financial years, or has not filed financial statements and annual returns during the last 2 financial years. लास्ट 2 साल से आपने ये सब नहीं किया है तो आपको इनएक्टिव कंपनी माना जाएगा, तो यू आर एलिजिबल टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग डोरमेंट स्टेटस। तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके ऊपर खतरा आ सकता है स्ट्राइक ऑफ का, तो हो सकता है 2 साल तक अगर आपने क्या नहीं किया, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन अगर नहीं किया है, या फिर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किया है 2 साल से, तो ये आपके ऊपर आ सकता है ऐसा, करेक्ट? अब सवाल ये है व्हाट इज दिस सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन? तो बच्चा लोग अपन ने बोला ना सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो मेरी भाषा में बोले तो कोई आपने बिजनेस का कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग समझाया है कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन मेड बाय द कंपनी एक्सेप्ट द ट्रांजैक्शन मेंशन्ड बिलो। अगर समझो आपने फीस पे की है आरओसी को, तो आप बोलोगे आरओसी को, आरओसी देखा किया ना आपने,
सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, तो आरओसी क्या करेगा, आपको टपली मारेगा, चुप रहे, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में नहीं आता है। आप लोगों ने देखा पेमेंट किया ना भाई, हुआ ना अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, बोले चुप रहिए, दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। समझ में आई बात? यस। दूसरा, इफ पेमेंट इज मेड बाय द कंपनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। लेट्स से कंपनी ने किसी को बोनस दिया, ग्रेचुटी दिया, किसी भी तरह का वेलफेयर ऑब्लिगेशन जो कंपनी का था वो दिया, तो आप बोलोगे देखा किया ना ट्रांजैक्शन, तो आपको टपली मारेगा, चुप रहे, कुछ भी करता है, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। फिर आपने शेयर्स अलॉट किए टू फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट, मतलब हो सकता है आपने पहले इशू किए थे कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जो अब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, तो ये तो आपका ऑब्लिगेशन था, तो बोलोगे देखा किया ना ट्रांजैक्शन, अरे ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं आए, ठीक है। फिर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, ऑफिस का कोई मेंटेनेंस के लिए आपने पेमेंट किया, रिकॉर्ड्स के लिए, तो ये सब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में नहीं आता है। समझ में आ रहा है? ये चारों के अलावा अगर कोई कंपनी ट्रांजैक्शन करेगा, देखो यहाँ पे लिखा है अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन ट्रांजैक्शन ऑल द ट्रांजैक्शन शैल बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। बात समझ में आया? यस। इफ कंपनी हैज मेड ओनली द अबव मेंशन ट्रांजैक्शन इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स स्टिल कंपनी विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ इनएक्टिव कंपनी। कंपनी को हम फिर भी क्या मानेंगे? इनएक्टिव कंपनी मानेंगे, कंपनी एक्टिव नहीं है ऐसा मानेंगे। बात समझ में आया? यस। तो आप अप्लाई कर दो आरओसी के पास। अच्छा, अभी आरओसी ने क्या किया बच्चा लोग, आपने जैसे अप्लाई किया तो आरओसी कंसीडर करेगा आपके एप्लीकेशन को एंड आपको अलाउ कर देगा डोरमेंट स्टेटस के लिए, एंड आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा डोरमेंट स्टेटस का, एंड आरओसी शैल ऑल्सो मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनीज, उसके रजिस्टर में आपका एंट्री कर देगा। अच्छा, एक बार आप डोरमेंट कंपनी बन जाते हो बच्चा लोग, आपको पता है आपके कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? सेम जो थे पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3, इधर भी 3, प्राइवेट कंपनी में 2, इधर भी 2, 1 पर्सन कंपनी में 1, तो इधर भी 1, तो सेम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। हाँ, और एक बात है बच्चा लोग, यू हैव टू फाइल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पे एनुअल फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय आरओसी टू रिटेन द डोरमेंट स्टेटस इन द रजिस्टर। आपको हर साल इसका बच्चा लोग रिटर्न्स भी फाइल करना पड़ता है, हर साल आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स के साथ, एनुअल फीस, राइट, टू रिटेन द डोरमेंट स्टेटस, मतलब टू कंटिन्यू टू बी द डोरमेंट कंपनी, आपको ये काम करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? यस। अच्छा, आपको बाद में अगर डोरमेंट से एक्टिव होना है तो भी आप बन सकते हो। डोरमेंट कंपनी मे बिकम एक्टिव कंपनी ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ accompanied by the required documents and fees, मतलब बाद में you can change your status and again you can become active company also। अच्छा, एक बार अगर आपको परमिशन मिल गया डोरमेंट रहने का, अब क्या तुम लाइफ टाइम स्टैचू बन के रहेगा, डोरमेंट बन के रहेगा? नहीं, आपका डोरमेंट स्टेटस आप रख सकते हो फॉर मैक्सिमम 5 years। यस, कंपनी मे रिटेन इट्स डोरमेंट स्टेटस फॉर 5 years once it has obtained the dormant company status। आफ्टर दैट रजिस्ट्रार क्या करेगा 5 साल के बाद? यस, रजिस्ट्रार मे स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम रजिस्टर इफ सच कंपनी हैज नॉट मेड द रिक्वायर्ड ऑब्लिगेशंस। कंपनी ने अगर एक्टिव स्टेटस में कन्वर्ट नहीं किया तो आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर बच्चे लोग यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस दिए हैं डोरमेंट कंपनी के लिए। सर क्या एडवांटेजेस होते हैं? तो बहुत सिंपल है, डोरमेंट कंपनी को वंस यू गेट द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी यू एंजॉय सर्टेन रिलैक्सेशंस। बच्चा लोग बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं इसके, जैसे आपको नाम अगर प्रिजर्व करना है, डोमेन नेम, अगर कंपनी का नाम आपने कंपनी फॉर्म कर ली तो नाम तो रिजर्व हो गया। धंधा आप कब करने वाले हो? फ्यूचर में, राइट। सो यस, एंड हेंस कंपनी मे बी फाउंडेड टू प्रिपेयर फॉर अ फ्यूचर अंडरटेकिंग, राइट। फिर डोरमेंट कंपनी ऑफर्स एक्सीलेंट एडवांटेज टू द प्रमोटर्स हु वांट टू होल्ड एन एसेट। मैंने आपको बोला ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको क्या करनी है, इधर देखो एग्जांपल भी दिया है कि आपको जमीन सस्ते में मिल रही थी, इसलिए आपने क्या कर लिया, डोरमेंट स्टेटस ले लिया, कंपनी फॉर्म कर ली फॉर अ फ्यूचर गोल। फिर इट मे असिस्ट द कंपनी इन प्रोजेक्टिंग अ मोर पॉजिटिव इमेज टू द पोटेंशियल कंज्यूमर्स और लेंडर्स। आपने कंपनी पहले ही फॉर्म कर ली है तो आप बोल सकते हो ना, हमारी कंपनी भाई 5 साल से है, एक्टिव भले अभी है लेकिन है, तो बोल तो सकते हो ना, सिंस so and so years, ऐसे आप बोल सकते हो। फिर वंस द कंपनी इज रजिस्टर्ड एज अ डोरमेंट कंपनी, तो आपको पता है जो एनुअल रिटर्न्स होते हैं ना, वो आप फाइल कर सकते हो इन अ सिंप्लीफाइड मैनर। जो बाकी कंपनीज को फाइल करना पड़ता है उससे यहाँ पे आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म, दैट इज इन फॉर्म MSC
1. MSE stands for miscellaneous form number 3. miscellaneous form number 3 में आपको फाइल करना है हर साल. That is to retain the dormant status also. फिर आप अगर एक बार आप डोरमेंट कंपनी बन गए तो आपको बोर्ड मीटिंग्स जो जनरली कंपनीज को कंडक्ट करनी पड़ती है, आपको याद होगा बोर्ड मीटिंग का भी हमने रिवीजन किया है संजीवनी में. दैट इज एटलीस्ट 4 मीटिंग्स इन अ ईयर. तो इनको नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स भी कंडक्ट करने का बर्डन कम हो जाता है. आपको याद होगा अपन ने वहां पे पढ़ा था इन केस ऑफ डोरमेंट कंपनी 1 मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द ईयर. तो साल की हो गई 2 मीटिंग, बाकी कंपनीज को 4 मीटिंग मिनिमम करनी पड़ती है. फिर डोरमेंट कंपनी बनने के बाद आपके ऊपर कंप्लायंस का बर्डन भी बहुत कम हो जाता है. ठीक है. फिर बच्चा लोग, डोरमेंट कंपनी इज नॉट लायबल टू पे एनी टैक्सेस अंटिल इट इज रीएक्टिव. आपको टैक्स पे नहीं करने पड़ते जब तक आप एक्टिव नहीं हो जाते. तो ये भी एडवांटेज है, आपको पूछ सकते हो एग्जाम में एडवांटेजेस, बहुत काम की बात है, राइट. डोरमेंट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फिर जो प्रोविजन है रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का वो भी अप्लाई नहीं होता डोरमेंट कंपनी पे. ठीक है. फिर इसके ऊपर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस कम हो जाता है, तो खर्चा कम हो जाता है. वेरी फ्यू कंप्लायंस आर एप्लीकेबल टू डोरमेंट कंपनी एज कंपेयर टू एक्टिव कंपनी. तो ये सब चीज़ें जैसे यहाँ पे आप बोल रहे हो ना कि देखो एग्जाम्पल के लिए डोरमेंट कंपनी नीड नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड AGM एवरी ईयर एंड नो नीड टू होल्ड and conduct 4 board meetings in a year. ये सब relaxation है, right? And it is easier for the dormant company to reacquire its active status, and also it reduces the cost of incorporation of a new company. आप क्या कर सकते हो, टेम्पररी पीरियड के लिए अगर आपको इनएक्टिव रहना है तो आप ये भी डिसीजन ले सकते हो, राइट. तो ये सब एडवांटेजेस है. अब कंप्लायंस की बात करते हैं. यस फ्रेंड्स, सो देयर आर सर्टेन कंप्लायंसेस व्हिच नीड्स टू बी फुलफिल्ड बाय डोरमेंट कंपनीज ऑल्सो. तो यहाँ पे लिस्ट दिया है, बहुत ही छोटी सी बात है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो तो होने ही चाहिए भाई. 3 इन केस ऑफ जैसे मैंने अभी आपको बोला था आगे वैसा ही सेम. फिर कंपनी को रिटर्न्स जो है वो फाइल करने पड़ेंगे अलॉटमेंट के. डायरेक्टर्स चेंज होते तो इन्फॉर्म करना पड़ता है, वो भी आपको सब फॉलो करना पड़ेगा. चेंज होंगे डायरेक्टर्स, ये सारे आपको फॉलो करने पड़ेंगे. फिर दे हैव टू होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन ईच हाफ ऑफ द ईयर एंड गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स शाल नॉट बी लेस देन 90 days. इट शुड बी मिनिमम 90 days. ये जो यहाँ पे है, इट शुड नॉट बी लेस देन 90 days. मतलब ये जो गैप है बच्चा लोग वो क्या है, मिनिमम गैप 90 days का होना चाहिए. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. आगे आता है मैक्सिमम टेन्योर. आप कितने टाइम के लिए रह सकते हैं डोरमेंट, तो आंसर इज फॉर 5 years ओनली. अ कंपनी कैन रिमेन फॉर 5 consecutive years. डोरमेंट स्टेटस उसको मिल सकता है. ठीक है. कंपनी इफ कंपनी रिमेन्स डोरमेंट फॉर मोर देन 5 years तो ROC क्या करेगा, स्ट्राइक ऑफ का प्रोसीजर शुरू कर देगा एंड कंपनी विल बी रिमूव्ड. ठीक है. हाउएवर कंपनी को हर साल रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी फाइल करना पड़ता है. मैंने आपको प्रीवियस पेज पे भी बताया, फॉर्म MSE 3 में एनुअली हर साल आपको रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है. ठीक है. इंडिकेटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑडिटेड बाय PCA along with the annual fees as given in the rules. Within 30 days from the end of every financial year आपको बच्चा लोग क्या करना पड़ेगा, ये रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. कौन से फॉर्म में, MSE 3 में. ठीक है. फिर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं होती एनुअल अकाउंट्स के साथ. रोटेशन ऑफ ऑडिटर का रूल इज नॉट एप्लीकेबल. जो ऊपर बताया था वही सब इधर सेम रिपीट हो रहा है. ठीक है. अब बच्चा लोग यहाँ पे देखो क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोसीजर टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी. कैसे मिलता है डोरमेंट कंपनी का स्टेटस. तो बहुत सिंपल है. सबसे पहले बच्चा लोग देखो यहाँ पे क्या बोला है, कंपनी कैन ऑब्टेन द स्टेटस सुओ मोटो और ROC में डिक्लेयर अ कंपनी एज डोरमेंट ऑल्सो. मतलब आप अपने मर्जी से भी, सुओ मोटो आप समझते हो, ऑन इट्स ओन. कंपनी कैन ऑन इट्स ओन ऑब्टेन दिस स्टेटस. ठीक है. या फिर ROC भी किसी कंपनी को डिक्लेयर कर सकता है एज डोरमेंट. तो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है सुओ मोटो एप्लीकेशन. तो कंपनी जो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा वो अप्लाई करेगा कौन से फॉर्म में, ROC के पास, इन MSE 1. हमने ऊपर देखा था MSE 3 जो कि रिटर्न्स फाइल करने की बात की थी हमने, विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. करेक्ट. तो MSE 1 में हम अप्लाई कर देंगे किसके पास, ROC के पास, टू ऑब्टेन द डोरमेंट स्टेटस. चलो आपने अप्लाई कर दिया. अच्छा, कब होता है आपको पता ही चलेगा, मैंने आपको बताया था.
दूसरा देखो यहाँ पे क्या बोला है, डोरमेंट स्टेटस बाय आरओसी। अगर कंपनी ने 2 साल तक वो रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा फाइल नहीं किए हैं, तो बच्चा लोग आरओसी एक नोटिस इशू कर देगा कंपनी पे। यस, एंड डोरमेंट कंपनी के लिए आपको रजिस्टर करने बोल देगा। ठीक है, सो आरओसी के पास भी ये पावर है कि वो आपका स्टेटस चेंज कर सकता है। इट इज नॉट ऑलवेज द कंपनी विच अप्लाइज, इवन आरओसी इज एम्पावर्ड suo moto to change the status। ठीक है बच्चा लोग, अगर कंपनी डोरमेंट रहेगा फॉर मैक्सिमम 5 years अलाउड है, लेकिन फॉर मोर देन 5 years अगर चला गया तो एज आई टोल्ड यू कि क्या कर देगा यहाँ पे, आरओसी आपका नाम जो है वो स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। ठीक है, आरओसी शैल प्रोसीड फॉर द स्ट्राइक ऑफ प्रोसीजर। मैक्सिमम पीरियड आई ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम्स 5 years, राइट। एंड बच्चा लोग यहाँ पे आपको देखा है कि यहाँ पे कुछ दिया है, प्री रिक्विजिट्स फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। आपको क्या प्री रिक्विजिट है, मतलब अगर ये हो रहा है तो आरओसी शैल नॉट ग्रांट द डोरमेंट स्टेटस टू द कंपनी। ये सिचुएशंस में आपको डोरमेंट स्टेटस नहीं देगा आरओसी। आप देख रहे हो, अगर इसमें से कुछ भी हो रहा है तो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की गई है कंपनी पर, राइट, कोई केस चल रहा है और वो पेंडिंग है, पब्लिक डिपॉजिट्स आपने रीपे नहीं किया, उसका पेमेंट करने में, रीपेमेंट में आपने डिफॉल्ट किया है, उसका इंटरेस्ट चुकाने में डिफॉल्ट किया है, लोन आपने लिया है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कोई भी, वो आउटस्टैंडिंग है, आपने उसको पे नहीं किया है। तो ये सारे जो सिचुएशंस यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर इसमें से कुछ भी आपकी कंपनी पर हो रहा है तो आपको डोरमेंट स्टेटस नहीं मिलेगा। आरओसी शैल नॉट ग्रांट द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझ के अच्छे से करना है। ठीक है, राइट फ्रेंड्स, सो यस आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द डोरमेंट स्टेटस। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले यू हैव टू होल्ड अ बोर्ड मीटिंग। पहले आपको बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड आपको पता है बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सारे डायरेक्टर्स को नोटिस देनी पड़ती है एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग एज पर सेक्शन 173। तो बोर्ड मीटिंग के लिए पहले नोटिस दे दो, करेक्ट। उसके बाद आप ड्राफ्ट नोटिस बनाओ एंड इट शैल बी सेंड टू ऑल द शेयर होल्डर्स फॉर होल्डिंग जनरल मीटिंग, राइट, फॉर ऑब्टेनिंग द डोरमेंट कंपनी का स्टेटस। देन यू हैव टू होल्ड द जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, राइट, दोनों मीटिंग आप होल्ड कर लो, राइट। एंड आपको क्या पास करना है यहाँ पे, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मेंबर्स का आपको स्पेशल अप्रूवल लगेगा। ठीक है, ऑल्सो बच्चा लोग, कंपनी इज गोइंग टू ऑब्टेन the statement of affairs from the auditors of company, statement of affairs from the auditors of company। yes, आपको statement of affairs कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बता देगी, राइट। एंड देन एट द टाइम ऑफ पासिंग द सेट रेजोल्यूशन द शेयर होल्डिंग मीटिंग, इसको रखा जाएगा। तो आपने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की, अभी आप क्या करोगे, जनरल मीटिंग कंडक्ट करोगे। ऊपर बोल ही दिया इस बात को कि भाई अपने को एसआर पास करना पड़ता है। ठीक है, सारे शेयर होल्डर्स को आपने यहाँ पे नोटिस देके एसआर पास कर दिया। अब एसआर पास किया है तो आपको पता है वी ऑलवेज फाइल एमजीटी 14। तो आफ्टर पासिंग एसआर कंपनी शैल फाइल एमजीटी 14 विद आरओसी, दैट इज टू कम्युनिकेट एसआर, करेक्ट। यस, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग एसआर। एंड ये जब नोटिस दी जाएगी मीटिंग की, उसके साथ में यू ऑल्सो हैव टू गिव द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। आपने ये पढ़ा है अंडर सेक्शन 102, करेक्ट। तो ये आपने कंपनी के इंटरनल फॉर्मेलिटीज कर ली है। अब हम क्या करेंगे, आरओसी के पास परमिशन अपने को मिल चुकी है, बोर्ड की भी और मेंबर्स की भी। तो अब अपन MSC 1 ये जो फॉर्म है ये फाइल कर देंगे आरओसी के पास। यस, तो MGT 14 फाइल करने के बाद कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन इन फॉर्म MSC 1 विद आरओसी विद इन 30 days ऑफ पासिंग SR फॉर द चेंजिंग द स्टेटस फ्रॉम एक्टिव टू डोरमेंट। ठीक है, तो एप्लीकेशन हो गया। आप जब अप्लाई करोगे MSC 1 में तो आपको ये सारे चीजें साथ में क्या करने पड़ेंगे, अटैच करने पड़ेंगे। ये सब चीज हो गया, फिर आरओसी इज गोइंग टू इशू यू द सर्टिफिकेट ऑफ डोरमेंट स्टेटस, दैट इज सर्टिफिकेट इज इन फॉर्म नंबर MSC 2। ठीक है, सर्टिफिकेट इज इन फॉर्म MSC 2। तो आरओसी आपको ये इशू कर देगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। तो ये था बच्चा लोग, आपको MSC 2 मिल गया, मतलब अब आप डोरमेंट कंपनी हो गए। एंड मैंने जो आपको ऊपर एडवांटेजेस बोले थे वो सारे एडवांटेजेस अब आप एंजॉय कर सकते हैं एज अ डोरमेंट कंपनी। एडवांटेजेस जो मैंने आपको बताए थे ये सारे अब आप एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, यस। आगे बच्चा लोग, अब आप डोरमेंट कंपनी तो बन गए,
लेकिन व्हाट इफ नाउ यू अगेन वांट टू बिकम एक्टिव कंपनी, तो क्या हो सकता है? ऑब्वियसली यस. सो व्हाट इज द प्रोसीजर टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी फ्रॉम डोरमेंट कंपनी? आपको फिर से बनना है एक्टिव कंपनी, तो क्या करेंगे? तो बच्चा लोग इसके लिए फिर से यहाँ पे बोला है कि भाई कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 का रूल नंबर 8 कहता है इफ यू वांट टू सीक द एक्टिव कंपनी का स्टेटस फ्रॉम डोरमेंट कंपनी का स्टेटस, तो अब आपको एप्लीकेशन देना होगा आरओसी को फिर से, बट दिस टाइम इन फॉर्म नंबर MSC 4. आपने देखा MSC 1 जो था वो काय के लिए था? एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग डोरमेंट स्टेटस. देन व्हेन यू गेट द सर्टिफिकेट दैट इज इन फॉर्म MSC 2, then you file the returns in form MSC 3 and now you are applying for active status in form MSC 4. तो MSC 4 for obtaining the active status from dormant company, right? and आप ये कब करोगे? Before the end of 5 years, क्योंकि 5 साल के लिए आपको ये मिलता है ना, तो 5 साल के पहले आपको ये काम करना पड़ेगा. ठीक है? यस, अगर आपने ये एप्लीकेशन नहीं किया एक्टिव कंपनी का बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 years, तो आपको पता है आरओसी क्या करेगा? आरओसी आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा, स्ट्राइक ऑफ का प्रोसीजर शुरू कर देगा. राइट? सो ये सारी बातें हैं. एंड बच्चा लोग यहाँ पे इफ कंपनी ने ये सारे रूल्स, कोई भी कंडीशंस जो बोली है उसमें से अगर कुछ भी कंडीशंस को तोड़ा, यस, इफ कंपनी हैज कॉन्ट्रावेंट एनी ऑफ द कंडीशंस मेंशन्ड in the grounds of application for obtaining the status of dormant company, तो director within 7 days of such contravention will make an application to obtain the status of active company. मतलब dormant company रहने के जो rules है वो rules आप follow करो. अगर कोई भी रूल को कॉन्ट्रावेंट किया तो 7 दिन के अंदर अंदर, 7 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन के अंदर डायरेक्टर क्या करेगा? अप्लाई कर देगा फॉर एक्टिव स्टेटस. यस, ये करना जरूरी है. एंड रजिस्ट्रार कैन टेक एक्शन to remove the company from the list of dormant company. ROC आपका नाम क्या करेगा? स्ट्राइक ऑफ भी कर सकता है. सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर एंड ऑब्वियसली स्ट्राइक ऑफ करने के पहले आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑफ बीइंग हर्ड. राइट? तो यही सब प्रोसीजर सिंपल इधर दिया था आपको, मैंने बताया MSC 1 सबमिट करते हैं. राइट? सो अगेन यहाँ पे भी क्या प्रोसीजर है? होल्ड द बोर्ड मीटिंग फर्स्ट. बोर्ड मीटिंग के लिए पहले आपको नोटिस देनी पड़ेगी सारे डायरेक्टर्स को एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग एज पर सेक्शन 173. राइट? देन आपको अप्लाई करना है ना आरओसी के पास फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी एज एन एक्टिव कंपनी. तो बच्चा लोग आपको ऑथोराइज करना पड़ेगा डायरेक्टर को, डायरेक्टर इसको अप्रूव करने चाहिए पहले. राइट? देन आपको रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे इन फॉर्म MSC 3. ये तो हर साल करने पड़ते हैं ना. तो returns in form MSC 3 shall be prepared in respect of the financial year in which the application for an active status is being filed. MSC 3 आपको returns भी साथ में अटैच करना पड़ेगा when you make an application in form MSC 4. एक्टिव स्टेटस लेने के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके साथ में आपको उस साल का, जिस साल में आप अप्लाई कर रहे हो उस साल का भी आपको रिटर्न्स फाइल करना पड़ेगा. एंड देन आप अप्लाई कर दो MSC 4 में along with the fees given in the company rules. ठीक है? accompanied by MSC 3 I told you. एंड देन आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा एक्टिव कंपनी का. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी कंपनी फिर से एक्टिव हो चुकी है, अब आप धंधा कर सकते हैं. राइट? तो आरओसी आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन फाइल्ड फॉर एन एक्टिव कंपनी, नाउ आरओसी इज गोइंग टू इशू अ सर्टिफिकेट इन फॉर्म नंबर MSC 5. MSC 5 में आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट एंड आप बन जाओगे अब एक्टिव कंपनी. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये था बच्चा लोग आपका यहाँ पे स्पेसिमेन आ गया, आपका चैप्टर इज ओवर यहाँ पे कवरिंग योर एंटायर ICSI मॉड्यूल. आई होप इट वाज इजी, वेरी इजी. मॉड्यूल बहुत इजी होता है, प्लीज पढ़ो मॉड्यूल. ठीक है? बिल्कुल भी डरने का नहीं, मस्त रहने का, सारे पूरे एक एक लाइन पढ़ने का. Thank you so much. All the very best. Sanjeevni is always for you. If you like the video, just say thank you in the comment box. All the very best.